Channel students, my name is Amit Kelor. So we are doing the modern history and this is the lecture number 2 of the series. इस वाली सीरीज के अंदर सिर्फ 4 ही लेक्चर हैं. As I've already told you, अगर हमें हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ना है, so there are only 2 books which we need to do. One is the Modern India and History textbook of the class 12th, also called as the Old NCERT. And the second book is basically you can use any reference book. I can actually tell you कि Spectrum ली जा सकती है. And if you have anything else, आप उसको भी यूज कर सकते हो, would not actually matter. Now, but we are not doing it right now. हम इसके बाद ये old NCERT start करेंगे, but right now we are doing in the themes in the Indian history part 3, which is called as the new NCERT. Now, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं. There are only 4 chapters. ये चैप्टर नंबर 1 ये हमने लेक्चर 1 में कर दिया. Right now we'll be doing the revolt of the 1857, which is the chapter number 2, और उसके बाद 2 और चैप्टर बचेंगे. तो ऑब्वियसली यू नो दिस की सिर्फ 4 चैप्टर है. इसके ये इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ. हमें ऑब्वियसली ये वाली ओल्ड एनसीईआरटी करनी पड़ेगी जो कि डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करती है. सो द पॉइंट इज, है छोटी सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है, इसको कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेकंड चैप्टर है इस किताब का, इसका टाइटल है रेबेल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ द 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस. मतलब कि हिस्टोरिकल पेंटिंग्स को डिस्कस कर रखा है इसमें, जिससे हमें रिवोल्ट के बारे में पता चलता है. नाउ ये वाला चैप्टर जो है ये पहले वाले चैप्टर से ज़्यादा आसान है, इन द सेंस कि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी हुई है. ओके, दिस इज वेरी लेस इन्फॉर्मेशन इन दिस, वेरी लेस इन्फॉर्मेशन. सेकेंड, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर है, दिस इज गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी ऑल्सो एंड दिस इज गिवन इन स्पेक्ट्रम ऑल्सो. तो ये वहां से कर लेंगे तो भी बेसिकली हो जाएगा, तो इतना जरूरी नहीं है यहां से करना. फर्स्ट चैप्टर जो था ना, फर्स्ट चैप्टर वाले जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा हिस्ट्री से रिलेटेड, वो और कहीं पे नहीं मिलता है, वो सिर्फ फर्स्ट ही चैप्टर में मिलता है. सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग, अगर आपने मिस भी कर दिया तो यू आर गोइंग टू बी ओके. बट हाँ, जस्ट टू हैव द सेंस ऑफ द कंप्लीशन, वी शैल एक्चुअली कंप्लीट दिस ऑल्सो. else nobody needs to give a goddamn flower to this chapter per se. ओके, नाउ द थिंग इज दिस, इसको करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि मैंने बताया. सबसे पहले हम एक छोटी सी समरी करेंगे. समरी से हमें पता चल जाता है कि चैप्टर बताने क्या वाला है. जिसको ये समरी चाहिए वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ एक, और इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक गूगल ड्राइव शेयर कर रखी है मैंने, उसमें एनसीईआरटी का फोल्डर है, उसके अंदर आपको ये समरी भी मिल जाएगी. सो द रिबल्स एंड द राज, राज मीन्स द ब्रिटिश राज, उसको राज कहते हैं, और रिबल्स जो थे जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट किया था, उसके बारे में डिस्कशन है. Now this chapter discusses in very simple terms कि रिवोल्ट कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था. और 12th क्लास की ये न्यू एनसीईआरटीज हैं, दे ड्वेल ऑन द कॉन्सेप्ट्स मोर देन द फैक्चुअल डेटा. तो ये बहुत ही बस ऐसे सटली चीजें बता रही हैं कि किस प्रकार से कैसे हुआ था, जैसे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल बताता है. यू नो, जस्ट ट्राई टू पुट यू राइट इन द मिडल ऑफ द इवेंट. कोशिश इनकी ये रहती है. तो ये उसको छोटा छोटा सा डिस्कशन है कि सबसे पहले जो, नाउ फॉर द पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ रिमेंबर दिस. नाउ इन 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक जो ब्रिटेन की कंपनी थी, वो इंडिया पे रूल करती थी. और 1857 में जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी हुआ करते थे उस समय, उस आर्मी के सोल्जर्स ने अपने सीनियर्स के खिलाफ एक म्यूटिनी कर दी, काइंड ऑफ रिवोल्ट कर दिया. सिपाही म्यूटिनी कहते हैं उसको. उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है. रेट्रोस्पेक्ट में जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और जो सबसे फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस थे, वो ये वाला इवेंट था. तो इसको स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड. सेकंड, जो ये 1857 का रिवोल्ट है, ये एक्चुअली में ब्रिटिश इंडिया के 200 सालों को बीच में से डिवाइड करता है. इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी भारत के ऊपर, और इसके बाद ब्रिटेन वाले, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है, वो डायरेक्टली रूल करता था. तो 1857 से पहले जो ब्रिटिश रूल था उसको कहते हैं कंपनी राज, रूल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. और 1857 के बाद थे उसको कहते हैं ब्रिटिश राज, यानी कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स उसको रूल करते थे. तो ये एक वाटरशेड इवेंट है जो कि बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिकली 2 भागों में बांट देता है. नाउ इसमें ये छोटी एनसीईआरटी है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या नाम है, डेंसली एक्सप्लेन नहीं है. लेकिन फिर भी 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों था, इसके क्या क्या रीजन है, कुछ डिस्कस कर रखे हैं. सबसे पहले तो जो सिपाही थे उनके कुछ कुछ ग्रीवांसेस थे, उनके साथ रेसिस्ट ट्रीटमेंट की जाती थी. सेकंड, जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कुछ पॉलिसीज फॉलो करती थी जिससे पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर प्राइमरली ये रिवोल्ट हुआ था, वहाँ पर डिसकंटेंट फैला हुआ था. देन जो लोकल राजा जमींदार हुआ करते थे, रिसेंटली वो धीरे धीरे डिस्प्लेस होने लगे थे ब्रिटिश रूल की वजह से, तो काइंड ऑफ उनके अंदर भी डिसकंटेंट था. तो जब उनको पहला मौका मिला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का, दे बेसिकली ज्वाइंड द सिपाहीज. देन पेजेंट डिसकंटेंट,
इसके साथ साथ जो लोकल किसान थे वो भी रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से डिसकंटेंटेड थे, तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने भी इस रिबिलियन में पार्टिसिपेट किया। एंड देन देयर वर सेवरल रिलीजियस एंड द कल्चरल फियर्स आल्सो, बिकॉज इफ यू सी इंडिया इज बेसिकली लैंड ऑफ हिंदुइज्म एंड द मुस्लिम। इस्लाम और भारत के जो लोग थे वो या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे। सो देयर वाज अ कल्चरल एंड रिलीजियस क्लैश एंगल आल्सो टू दिस इवेंट। नाउ जनरली स्पीकिंग ये इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगा कि ये किस प्रकार से रिवोल्ट हुआ, कहां कहां से स्टार्ट हुआ था। तो जो बिगनिंग है, जो ऑफिशियल बिगनिंग है द रिवोल्ट ऑफ द 1857 की, दैट इज कॉल्ड एज द 10th ऑफ द मे 1857। 10 मई 1857 को पहली बार एक मेरठ का जो छावनी थी जहां पे सैनिक रहते हैं, आर्मी बेस था, वहां पर जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने बेसिकली अपने अंग्रेज सीनियर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और उनको मार दिया, और उसके बाद वो मेरठ से दिल्ली चले गए। दिस इज कॉल्ड एज द बिगनिंग ऑफ द 1857 रिवोल्ट। एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स बड़े सारे सेंटर्स हुए, मतलब कि कानपुर में, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, यहाँ सब पे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो भारतीय लोग हुआ करते थे उन लोगों ने बेसिकली एक प्रकार से रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने सीनियर्स जो कि ब्रिटिशर्स होते थे। नाउ इनमें पूरे के पूरे, नाउ दिस इज नॉट एट सिंगल डे रिवोल्ट, एक बहुत ही कनेक्टेड रिवोल्ट नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह से हो रहा था। देयर वर सम बेसिक कनेक्शंस बट एकदम फुल फोर्स सिंगल लीडरशिप का नहीं था। तो अलग अलग रीजन्स पे, अलग अलग शहरों में अलग अलग लीडर्स हैं इस रिवोल्ट के, जैसे कि बहादुर शाह जफर दिल्ली के रिवोल्ट का लीडर है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के रिवोल्ट की है, नाना साहेब कानपुर से हैं, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1857 के रिवोल्ट में कौन कौन से भारतीय जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। कई जगहों पर ये सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटिनी की बजाय सिविल रिबिलियन का भी जन्म ले लिया, मतलब कि इवन द पीपल जो कि ना आर्मी में है ना कुछ और हैं, पेजेंट्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो हैं, वो बेसिकली रिवोल्ट करने लगे। एंड रिबल्स का एक पर्पस ये था कि जो ओल्ड रूलिंग डायनेस्टीज हैं उनको बेसिकली दोबारा से रिवाइव कर दिया जाए, यानी कि जो कि लोकल राजा हुआ करते थे, प्रिंसेस थे, जमींदार थे, वो काइंड ऑफ इनको सपोर्ट कर रहे थे कि रिवोल्ट के बहाने बेसिकली उनको अपने रूल्स, अपनी डायनेस्टीज वापस मिल जाए। नाउ नेचर ऑफ द अपराइजिंग, जैसा कि मैंने बताया कि कोई यूनिफॉर्म या सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड नहीं था। इट वाज काइंड ऑफ अ, जैसे एक प्रकार से र्यूमर्स जिस प्रकार से फैलते हैं, राइट। अब कोई सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड जगह नहीं होती है जहां से र्यूमर्स फैला जाता है। सो इट यूज टू राइज समवेयर, कई जगहों पर सप्रेस हो जाता था, कई जगहों पर होता रहता था। इट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट प्राइमरली स्पीकिंग इफ यू फोकस, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार वाला जो एरिया है और हल्का सा महाराष्ट्र वाला एरिया, दिस इज द प्राइमरली फोकस ऑफ दिस रिवोल्ट। ज्यादातर रिवोल्ट यहां पर हुआ था। पंजाब का जैसे एरिया, पंजाब के एरिया में, या जो प्रेजेंट है पाकिस्तान का एरिया, वहां पर रिवोल्ट के बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं है। बंगाल का जो है वहां इंसिडेंट्स नहीं है, साउथ इंडिया जो है उधर बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं है। सो प्राइमरली दैट वाज द कोर सेंटर। तभी आप देखिए झांसी, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, ये सेंटर हैं रिवोल्ट के। सो इट वाज प्राइमरली अवध या उत्तर प्रदेश का, या जो प्रेजेंट दिल्ली का जो रीजन है, ये वाले रीजन्स थे जहां पर ये रिवोल्ट या रिबिलियन या सिपाही म्यूटिनी जिसको कहा जाता है ज्यादातर हुई थी। देन ब्रिटिशर्स वर ऑब्वियसली एबल टू सप्रेस इट, मिलिटरली उनको किया, उन्होंने काफी रिप्राइजल किया। एंड फाइनली इसी रिवोल्ट के बहाने उन्होंने मुगल्स का जो लास्ट बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको बेसिकली क्रश कर दिया एंड ही वाज सेंट टू एग्जाइल। और मिड 1858 तक, तो ये मई 1857 में स्टार्ट हुआ था और देश के कई हिस्सों में थोड़ा चलता रहा, धीरे धीरे तक कम से कम एक साल लगा 1858 तक इसको कंप्लीटली सप्रेस करने के। देन जैसे ही ये रिवोल्ट खत्म होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया गया। देयर वर सम पॉलिसी चेंजेस जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। जनरली अब वो फॉलो करने लगे कि वो रिलीजियस और सोशल कस्टम्स में इंटरफियर नहीं करते थे, बिकॉज उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 1857 का रिवोल्ट इसलिए हुआ था बिकॉज दे वर एक्चुअली इंटरफियरिंग इन दी सोशल एंड द रिलीजियस कस्टम्स। सो सिंस देन वो नॉन इंटरफियरेंस, आफ्टर 1858 दे स्टार्टेड नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी। तो फिर देश में, समाज में कुछ भी चलता रहे, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना रखते थे और लोकल कस्टम्स को या रिलीजन के इश्यूज में इंटरफियर नहीं किया करते थे। एंड जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि जो लोकल राजा हुआ करते थे, जिन्होंने भी बेसिकली ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, उनको ऑफिशियल रिकॉग्निजेशन और ऑफिशियल प्रोटेक्शन दे दिया था ब्रिटिशर्स ने। नाउ ये वाली जो कहानी है इसको स्पेसिफिकली दिया हुआ है, बाकी मैंने लिस्ट बना दी है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में कितने लोग, कौन कौन है, क्या क्या जगह है जो हम प्रीलिम्स के लिए याद करेंगे, कौन कौन से ब्रिटिशर्स इस पूरे के पूरे चैप्टर में मेंशन है, मिलिट्री ऑफिसर्स कौन थे। तो वो आप इसको यहाँ से पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। बट लेट्स एक्चुअली गो इनटू दिस। तो जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत ही सरलता से स्टार्ट हो रहा है। ये बात कर रहा है कि आफ्टरनून ऑफ द 10th May 1857, 10 मई 1857 की बात है। वी वर नॉट देयर बट लेट्स ट्राई टू इमेजिन टू बी देयर। सिपाही थे मेरठ की कैंटोनमेंट में, यानी कि जो सिपाहियों की छावनी होती है उसके कैंटोनमेंट में, दे ब्रोक इनटू द म्यूटिनी।
ठीक है। इट बिगन इन द लाइंस ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री एंड स्प्रेड वेरी स्विफ्टली टू द कैवलरी एंड देन थ्रू द सिटी। तो धीरे धीरे 10 मई 1857 को जो मेरठ में जो सिपाहियों की, भारतीय सिपाहियों की जो छावनी थी, वहां पर बेसिकली एक प्रकार का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दैट कि वो एक ग्रुप में इकट्ठा हुए और जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होता था उसको असैसिनेट कर देते थे, उसको मार देते थे। पहले वहां पे इन्फेंट्री में हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कैवलरी को किया एंड देन उसके बाद वो पूरे के पूरे मेरठ सिटी में होने लग गया। तो जो लोग ऑर्डिनरी लोग भी थे ना, सिविलियन जो भी थे, दे भी बेसिकली उन्होंने भी सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया। तो सिपाहियों ने छावनी के जितनी भी बेल ऑफ आर्म्स, मतलब कि वो वाला कमरा जहां पर हथियार रखे रहते हैं, बेल ऑफ आर्म्स को बेसिकली कैप्चर कर लिया एंड वहां से बेसिकली जितने भी ब्रिटिशर्स जो भी मिलते थे उनको अटैक करने लग गए। दे यूज टू रैनसैक देयर बंगलोज एंड दी प्रॉपर्टी, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, मतलब कि जो भी ब्रिटिशर्स का सिंबल है, रिकॉर्ड ऑफिस हो गया, जेल, कोर्ट, पोर्ट ऑफिस, इन सबको डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए थे। दिल्ली तक की जो टेलीग्राफ लाइन थी उसको कट कर दिया था। नाउ इंटरेस्टिंगली 1857 के बारे में बात है, टेलीग्राफ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन 1853, बट दोज आर द इंसिडेंट्स। एंड धीरे धीरे जैसे ही रात होने लगी तो सिपाहियों का एक ग्रुप जो है वो दिल्ली की तरफ जाने लग गया। यू नो, दे जस्ट वेंट टू दिल्ली। दिस वाज काइंड ऑफ ए नेचुरल रिएक्शन। सिपाहियों ने अचानक से जब रिबिलियन रिवोल्ट कर दिया, सो दे कुडंट फिगर आउट कि क्या करना चाहिए। नाउ दिल्ली वाज द सीट ऑफ द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर वहां पे बैठा होता था एंड देयर वाज अ साइकोलॉजिकल थिंग कि जो देश का लेजिटिमेट रूलर है वो मुगल है, वो बहादुर शाह जफर है। सो दे जस्ट वेंट टू देयर। तो अगले दिन सुबह सुबह 11 मई को वो बेसिकली लाल किले के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। रमजान का महीना था, द मुस्लिम होली मंथ, और बहादुर शाह अभी अभी नमाज पढ़कर बाहर आया था। बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगैन। तो मतलब बिल्कुल सुबह सुबह, अभी तक तो सूरज उगा भी नहीं है, सिपाही बेसिकली उसकी खिड़की के नीचे लाल किले के वहां पे आ गए हैं और वहां पे बोलते हैं वी हैव कम फ्रॉम मेरठ, हमने वहां पे सारे अंग्रेजों को मार दिया है, क्योंकि वो हमको ऐसी बुलेट्स को बाइट करने को बोल रहे थे जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। एंड धीरे धीरे एक और दूसरा ग्रुप आया सिपाहियों का, जो नॉर्मल लोग भी, वो भी बेसिकली हाइप में आके और उनके साथ ज्वाइन करने लगे। जो भी दिल्ली में भी यूरोपियंस थे उनको मारा जाने लगा एंड द रिच ऑफ द दिल्ली दे वर अटैक्ड एंड लूटेड एंड विद इन 1 और 2 डेज पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। एंड कुछ जो सिपाही थे वो रेड फोर्ट में आ गए। दे डिमांडेड कि जो बहादुर शाह जफर है अपना आशीर्वाद दे। एंड बहादुर शाह बेसिकली उस समय काइंड ऑफ, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था, ही जस्ट गेव इट, उसको कंप्लाई करना ही पड़ा। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दिस रिवोल्ट काइंड ऑफ गेन्स अ बेसिक लेजिटिमेसी, दिस एक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज नाउ इट कैन बी कैरिड इन द नेम ऑफ द मुगल emperor. This just look, you can't understand this, you can't learn this without listening to it, without feeling that you are there. Imagine what is happening here. For example, let's try to understand in the context of the today. Okay, let's try to understand in the context of the today. Imagine there is a very powerful chief minister, बहुत important chief minister है, he's not in the power anymore, okay, but he is an MLA, ठीक है, वो power में नहीं है, वो MLA है। एंड सरप्राइजिंगली, मतलब आज की करेक्ट एनोलॉजी तो नहीं चल रही है, बट इमेजिन करो कि कुछ पुलिस वाले हैं या फिर कुछ आर्मी वाले हैं, दे हैव रिवोल्टेड समवेयर, और जो प्रेजेंट डे चीफ मिनिस्टर है उसको अटैक कर दिया है, उसको जेल में उसको पकड़ लिया है। एंड देन दीज पुलिस पीपल एंड दीज आर्मी पीपल दे गो टू द होम ऑफ द ओल्डर चीफ मिनिस्टर एंड देन दे से कि लीड अस नाउ। ये पुराने वाले जो नए वाले चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर मतलब ये बारबरिक हैं, ब्रूटल हैं, गलत लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज गलत है इनकी, लोगों को अप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, एंड वो हमारे धर्म को भी भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आप वापस आइए और अपनी सीट को ग्रहण कीजिए। समथिंग लाइक दैट इज बेसिकली हैपनिंग ऑन दैट डे। तो 12 और 13 मई तक तो बेसिकली देखो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये बात फैली ना कि भाई रिबेल्स जो हैं वो पूरे के पूरे दिल्ली को कंट्रोल कर चुके हैं और बहादुर शाह ने बेसिकली लीडर ले लिया है, तो फिर बेसिकली ये जो रूमर्स ज़्यादा फैलने लगे एंड देन सडनली दिस रिवोल्ट टुक अ काइंड ऑफ अ पैन इंडिया स्पैन। दो पैन इंडिया नहीं था, बट हाँ पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में जरूर वहां से फैलना स्टार्ट हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, हुआ क्या, द पैटर्न ऑफ द रिबिलियन, कि रिबिलियन का पैटर्न क्या था। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। अब जनरली जितने भी शहरों में देखा गया है, म्यूटिनीज एक तरीके से ही, सिमिलर तरीके से बिगिन होती है। द सिपाही बिगिंस देयर एक्शन विद अ सिग्नल इन अ प्लेस बाय फायरिंग ऑफ द गन और द साउंडिंग ऑफ द बगल। तूती बजाने के बाद दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ द आर्म्स एंड प्लंडर द ट्रेजरी।
तो जो हथियारों का रूम होता था पहले उसको अटैक करते थे, और उसके बाद जो भी कोई ट्रेजरी जो पैसा वैसा रखा होता था उसको अटैक करते थे। एंड देन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी, जेल हो गया, ट्रेजरी हो गया, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलो हो गए, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स को बर्न कर देते थे। दिस वॉज द वे म्यूटनी वॉज बेसिकली ग्रोइंग इन ऑल द सिटीज। एवरीथिंग एंड एवरीबडी जो भी बेसिकली अंग्रेजों से कनेक्टेड था वो टारगेट बन जाता। एंड इन सिपाहियों ने ये जो ग्रुप्स बनने लगे रिवोल्ट के, प्रोक्लेमेशंस हिंदी, उर्दू और पर्शियंस में बेसिकली सारे के सारे शहरों में लगाई जाने लगी। एंड उन प्रोक्लेमेशंस में लिखा होता था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो सबके सब यूनाइट करें, राइज करें, एक्सटर्मिनेट करें फिरंगीज को। एक बात को ध्यान रखना, हाउ डू वी नो वेयर डज दिस कम फ्रॉम, ये हिस्ट्री में कहाँ से लिखा जाता है सब कुछ कि ये हुआ या नहीं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 1857 के रिवोल्ट के बारे में हमारे पास जो नेटिव रिकॉर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब कि जितने भी ये म्यूटिनी वाले सिपाही थे ना, इन्होंने कोई मतलब दे हैव नॉट लेफ्ट मच रिकॉर्ड्स। तो हमारे पास जो भी 1857 के रिवोल्ट की इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, वो ब्रिटिश रिकॉर्ड से किया गया। ठीक है, ये हमारे पास इनकी बहुत ज़्यादा कम है। ये मतलब 2-3 कुछ कागज वागज मिले हैं म्यूटिनी वाले या रिबिलियन वाले ग्रुप्स के, बट इनके बारे में इन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड कोई नहीं रखे थे। ब्रिटिशर्स के बेसिकली जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है वहीं से हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो जनरली 1857 के रिवोल्ट वाला जो चैप्टर होता है उसमें जो हिस्ट्री लिखी हुई है उसके सोर्सेज ब्रिटिश सोर्सेज हैं, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं, उस समय के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, या ब्रिटिशर्स ने जो रिपोर्ट्स बाद में फाइन की थी, या जो वहाँ के जो मिलिट्री आर्मी के जो हेड हुआ करते थे, जो क्या नाम है, उनके जो जर्नल्स हैं, उनकी जो रिकॉर्ड डायरीज है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। रिबिलियंस डिंट, जो रिवोल्ट जिन्होंने किया था, म्यूटिनियर्स डिंट लीव मच फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन नेवरदलेस हमने थोड़ा सा जो बिल्डअप किया है तो हम इसको अब अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भी बेसिकली रिवोल्ट को ज्वाइन लगे। एंड वेरी स्पेसिफिकली दीज वर द इंपॉर्टेंट टाउन्स, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, यहां पर स्पेसिफिकली। और पहले जो रिबिलियन था मई में जैसे स्टार्ट हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, तो जनरली स्पीकिंग दे वर टारगेटिंग ओनली द ब्रिटिशर्स, बट स्लोली एंड साउंडली दे स्टार्टेड टारगेटिंग द रिच मनी लेंडर्स ऑल्सो। मतलब कि जिसके अगेंस्ट भी कंटेंट डिसकंटेंट था या जो भी बेसिकली ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, तो रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिबल रैप। पेजेंट्स वो उनको ऑपरेसर्स की तरह नहीं देख रहे थे, रादर उनको भी बेसिकली ब्रिटिशर्स का फ्रेंड देख रहे थे। कई जगहों पर हाउसेज लूट लिए जाते थे। म्यूटिनी इन दी सिपाही रैंक्स क्विकली बिकम ए रिबिलियन। एंड धीरे धीरे जो भी कोई भी अथॉरिटी का फिगर था उसको बेसिकली डिफाई करने जाने लगा पूरे के पूरे कंट्री में। मई और जून, ये पूरा का पूरा जो महीना था, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया बेसिकली एक प्रकार से फ्रेजाइल था। किसी भी शहर में कभी भी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सिपाही थे वहां पर कभी भी अटैक कर सकते थे। अंग्रेज भी बेसिकली इस बात से डरे हुए थे। एनी पर्सन हु वाज सीन एज अ सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स कुड बी अटैक्ड। ये था बिल्डअप टू द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी एज इट इज कॉल्ड। इंडिविजुअल्स ब्रिटन्स बेसिकली भागने की कोशिश करने लगे। एंड ब्रिटिश रूल, अब जैसे कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की एक डायरी में कहीं पे उसने लिखा हुआ था, इट कोलैप्स्ड लाइक ए हाउस मेड ऑफ द कार्ड्स। चलिए एक बार ये सोर्स वन देखते हैं, ठीक है, कौन सा सोर्स है। जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। दिल्ली उर्दू अखबार है ये, 14 जून 1857 का। तो उसकी एक किसी ने मतलब हिस्टोरियन ने कटिंग पढ़ी हुई है, सेव की हुई है, उसमें देखो, द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द वेजिटेबल एंड द साग। पीपल हैव फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू एंड बैंगन कैन नॉट बी फाउंड इन दी बाजार। तो अब प्रोटेस्ट, अब रिवोल्ट चल रहा है, तो थिंग्स ऑब्वियसली बिकम एक्सपेंसिव। एवरीथिंग इज वेरी रिस्की, राइट। कोई भी ट्रैवल करता है किसी भी समय उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। ड्यूरिंग ए रिबेल एंड ड्यूरिंग ए म्यूटिनी चीज़ें लूट भी की जाती हैं, प्लंडर भी की जाती हैं। Potatoes or arvi, when available, are stale and rotten, stored from before by the far-sighted kunjaras. From the gardens inside the city, some produce. There is something else that needed attention, which is the lot of damage. Poor shurfas has seen carrying waters in the pails and their shoulders, and only then necessary household tasks such as cooking can take place. तो मतलब पानी वानी की भी कमी हो गई थी। हलाल खोर्स have become haram खोर्स. Many mohallas have not been able to earn for several days. This situation continues, then the decay, death and the disease will combine together. तो ये सिचुएशन थी। नाउ द थिंग इज दैट कि लुक एट दिस डिस्क्रिप्शन, उस समय दिल्ली में हो क्या रहा है। रिबिलियन और जो रिवोल्ट होता है वो कभी किसी भी प्रकार की एंगल ले सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। द रीजन जो है कि हर एक शहर में जनरली ऐसा ही रिवोल्ट का जो भी हमने डिस्कस किया वैसा ही पैटर्न देखने को मिलता था। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? द फर्स्ट ऑफ ऑल, when we when we try to understand and read about the revolt of the 1857, we know it was not centrally controlled. ठीक है, we know it was not centrally controlled. ये तो हमें ये बात तो पता ही, कोई एक सिंगल लीडर नहीं था जो कि सारे के सारे रिवोल्ट्स को लीड कर रहा था, या देयर वाज सम काइंड ऑफ ए कोऑर्डिनेशन जिसमें सबकी डिमांड्स एक बिल्कुल कॉमन डिमांड है। बट as we learn the history, we kind of understand that there was some communications, no doubts about it, between the various sipahi lines of the various cantonments.
तो अलग अलग, जैसे भाई मेरठ में एक सिपाहियों की छावनी है, कानपुर में एक सिपाहियों की छावनी है, दिल्ली में एक सिपाहियों की छावनी है, लखनऊ में एक सिपाहियों की छावनी है अंग्रेजों वाली। उन सब के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो रहा था। आफ्टर द सेवंथ अवध इरेगुलर कैवलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्ट्रिज इन अर्ली मे, they wrote to the 48th native infantry that they have acted for the faith and awaited the 48th order. नाउ दैट बात ये हुई थी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद होगा कि 1857 में ब्रिटिशर्स ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की जिसको कहते हैं एनफील्ड राइफल, जिससे सबसे पहले रूमर्स बढ़ने स्टार्ट हुए थे। ये एनफील्ड राइफल जो थी, इसमें जो इस बंदूक के अंदर जो गोली डालनी होती थी, उस गोली को डालने से पहले बाइट करना पड़ता था दांतों से। नाउ एक कुछ र्यूमर फैला सारे सैनिकों के बीच में कि वो जो नई गोली है ना, उसके ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी होती है। तो गाय एज इन विच इज क्या नाम है, जो सेक्रेड है हिंदूज के लिए, और सूअर जो कि बेसिकली हराम है बेसिकली इस्लामिक मुस्लिम्स के लिए। सो द होल आइडिया वाज दैट कि एक र्यूमर बना, एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बना इस बात का कि ब्रिटिशर्स जो कि क्रिश्चियंस हैं, वो बेसिकली हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिस वाज द समथिंग जो कि एक इंटरनल सोसाइटियल साइकोलॉजिकल क्या नाम है मेनिया क्रिएट कर रहा था। तो यहां पर ये बता रहा है कि एक बार ये मई में रिवोल्ट बिगिन होने से पहले अर्ली मई की बात है कि अवध की एक कैवेलरी है, उन्होंने बेसिकली वो जो नए कार्ट्रिज है उनको यूज करने से मना कर दिया था, और उन्होंने फिर 48th नेटिव इन्वेंट्री को मैसेज भी भेजा था कि यार आप देखिए क्या कहते हैं, हमने तो उनको नहीं किया, आगे हमने तो उनको गन को यूज कर, बंदूक की गोलियों को यूज करने से मना कर दिया, यू टेल अस व्हाट यू डू। सो मतलब दिस इज बेसिकली दीज आर द एविडेंसेस that there was some kind of a communication going between all different cantonments, between all different groups of the soldiers. People were thus planning and talking about the rebellion. Now, अब यहाँ पर एक बार बात करते हैं, देखो छोटा सा पहले डिस्ट्रेक्ट करते हैं, द सिस्टन एंड द तहसीलदार। तो एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रांसिस सिस्टन, ये एक इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर था जो सीतापुर में है। अब ध्यान से सुनो, ये गया था सहारनपुर, ठीक है, वहाँ के मैजिस्ट्रेट से मिलने। और जब ये सिस्टन, क्रिस्टोफर सिस्टन गया था, इंडियन क्लोथ्स में बैठा हुआ था। एक मुस्लिम तहसीलदार बिजनौर से आया, और जैसे ही उसने देखा कि सिस्टन बैठा हुआ है वहाँ पर, तो उसने पूछा व्हाट न्यूज़ फ्रॉम अवध, हाउ डज द वर्क प्रोग्रेस ब्रदर। वो उसको पहचान नहीं पाया ना, फर्स्ट पहले पूरा करते रहे, व्हाट न्यूज़ फ्रॉम द अवध, प्लेइंग सेफ। तो सिस्टन ने ना ऐसे ही बोल दिया कि वी इफ़ वी हैव वर्क इन अवध योर हाईनेस विल नो इट, अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा आपको। तहसीलदार सेड डिपेंड अपॉन इट वी विल सक्सीड दिस टाइम। तो जो ये मुस्लिम तहसीलदार आया था, इसने बोला कि चिंता मत करो कि इस बार तो हम सक्सीड होंगे। द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इज इन एबल हैंड्स, इस बार हम सफल होंगे। तहसीलदार को लेटर आइडेंटिफाई किया कि ये बिजनौर का रिबेल लीडर था। व्हाट दिस कॉन्वर्सेशन इज बेसिकली टेलिंग अस इज दिस, कि वो सब ना कोड में और सीक्रेट में बात कर रहे थे। ये मुस्लिम तहसीलदार है, इसको एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि वो जो फ्रांसिस सेस्टन है वो कहाँ पे है। तो उसने बोला इफ़ वी हैव वर्क इन अवध, क्या चल रहा है भाई वहाँ पे। तो इसने भी एकदम स्लाई ऐसा आंसर दे दिया, पता चल जाएगा आपको, कुछ कुछ करते रहेंगे। और वो मुस्लिम जो लीडर था तहसीलदार, वो भी बोलता अरे इस बार तो भाई करके मानेंगे, इस बार तो एबल लीडरशिप आ गई है। सो दे आर टॉकिंग इन दी काइंड ऑफ कोड्स। तो जो ये, अच्छा फनी बात ये इसको पता नहीं है, देख के अंग्रेज क्या, अंग्रेज इंग्लिश कपड़े हिंदी कपड़े पहन लेते हैं ऐसे, तो चलो कोई नहीं, क्या करें, चलिए नेवरदलेस। सो जो ये म्यूटिनीज हो रही थी, जो भी एविडेंस है ना, वो ये लाइक इट गिव्स यू अ हिंट दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ प्लानिंग और द कोऑर्डिनेशन। इट डज, मतलब जनरली वी अंडरस्टैंड दैट इट वाज अनकोऑर्डिनेटेड, बट देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लानिंग। बट ये है कि स्पेसिफिकली यहां पे इसको देखते हैं। नाउ लुक एट दिस, कैप्टन हियर से, ये अवध मिलिट्री पुलिस का कैप्टन है। ही हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय द इंडियन सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटिनी। तो अंग्रेजों को मारा जा रहा है, जो भी अंग्रेज दिखा जाएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, सोल्जर्स उसको अटैक कर लेंगे। तो जो ये अवध मिलिट्री पुलिस का क्या नाम है कैप्टन था हियर से, इसको ना प्रोटेक्ट कर लिया वहाँ के जो लोकल इंडियन सोल्जर्स थे। उन्होंने बोला कि आप हमारी प्रोटेक्शन में हो। तो 41st नेटिव इन्फेंट्री वालों ने बोला बोला भाई या तो इसको मार दो या फिर हमें दे दो प्रिजनर की तरह पे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने बेसिकली डिसाइड किया कि हम इसको नहीं देंगे स्पेसिफिकली। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पंचायत बुलवा ली, जिसमें सारे के सारे भारतीय ऑफिसर्स थे। सो ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट। नाउ चार्ल्स बॉल, उन्होंने ये सबसे, मतलब चार्ल्स बॉल इज वन ऑफ द पर्सन जिसने बेसिकली ये अपराइजिंग की सबसे अर्लीस्ट हिस्ट्री लिखी है। उसने लिखा कि ये जो पंचायत थी ना, ये सिपाही बेसिकली अब रोज नाइटली हर हर रात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग चल रही थी। मतलब वो इतना स्कैटर्ड रिवोल्ट जितना बेसिकली ब्रिटिशर्स इसको अपने रिकॉर्ड्स में पुट करते हैं उतना नहीं था।
So given the fact that सिपाही lived in line, shared a common lifestyle, many of them came from the same caste, इतना भी difficult imagine नहीं है कि वो पंचायत करते थे. So the सिपाहीज were makers of their own rebellion. So what this paragraph is basically telling us is this, that जो भी ब्रिटिश रिकॉर्ड है ना, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड में कुछ भी लिखा होता है तो वो ऐसे लिखा होता है कि अनस्कैटर्ड था, ये सैवेजेस थे, ऐसे ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इनको पनिश किया जाना चाहिए. हावेवर जब हमने अब अपनी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है तो वी काइंड ऑफ रियलाइज कि ऐसा नहीं था. कुछ नहीं तो कुछ हमारे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट देर आर सम एविडेंसेस विच पॉइंट्स टू द आइडिया कि देयर वाज सम प्लानिंग विच वाज रिलेटेड टू इट. ठीक है, चलिए अब ये ऐसे पूरे के पूरे शहरों में म्यूटिनी होने लगी है. लेट्स टॉक अबाउट द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स. टू फाइट द ब्रिटिशर्स, लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए ही होंगे स्पेसिफिकली. तो रिबेल्स उनकी तरफ जाते हैं हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. देखो जो ब्रिटिशर्स के समय में रूलर्स हैं उनके पास तो जा नहीं सकते क्योंकि वो ब्रिटिशर को सपोर्ट करेंगे. सो द पीपल हु वर लूजिंग द पावर due to the Britishers, those were the natural supporters of the rebellions. So one of the first act, मेरठ सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, बेसिकली दिल्ली मुगल एम्परर के, ताकि वो मुगल एम्परर लीडरशिप ले ले. Now acceptance of leadership took its time in coming. बहादुर शाह first reaction was of horror, but जब बड़े सारे से सिपाही आ गए तो बेसिकली he had no other option, तो उसने भी बेसिकली नॉमिनल लीडर बन गया. वो he didn't lead the revolt per se, but he was kind of a official declared leader of the rebellion. Elsewhere यहाँ पर भी कानपुर में सिपाही और जो शहर के लोग थे वो बेसिकली नाना साहिब के घर पे चले गए, जो कि पेशवा बाजीराव टू का बेसिकली सक्सेसर था. उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उसने भी बेसिकली रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया. झांसी में झांसी रानी जो थी, शी वॉज ऑल्सो इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिशर्स रिगार्डिंग द फ्यूचर एयर ऑफ द झांसी. तो उसके लिए स्पेसिफिकली शी ऑल्सो अज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग. सो वॉज कुंवर सिंह, जो कि अरहा बिहार का बेसिकली एक जमींदार था. अवध में वहाँ का जो नवाब वाजिद अली शाह था उसको डिस्प्लेस कर दिया था. अभी इससे पहले ये जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, इससे पहले 1849 से लेके 1856 तक लॉर्ड डलहाउजी बेसिकली इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था. तो उसने एक पॉलिसी फॉलो की थी, उस पॉलिसी को उसने अवध को अनेक्स कर लिया. अवध यानी कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाला एरिया. तो अवध को अनेक्स करके जो वहां का नवाब था और पॉपुलर नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह. नाउ डलहाउजी ने बेसिकली ये एलिगेशन लगाई थी कि नवाब वाजिद अली शाह जो है वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है अवध का. तो मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो इसको हटाओ, ब्रिटिशर्स उसको डायरेक्टली रूल करेंगे. हावेवर ब्रिटिशर्स ने भी थोड़ा सा मिस जज किया था. नवाब वाजिद अली शाह वॉज लोकली वेरी पॉपुलर. तो जब उसको हटा दिया गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थी, जो स्टेट की एनेक्सेशन थी, तो वो भी रिसेंटली हुई थी 1853 में, राइट. सो दैट वाज राइट इन द मेमोरी ऑफ द पीपल. सो द मतलब द पॉपुल जो लखनऊ की जो पॉपुलेशन थी सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल बाय हेलिंग बिरजिस कदर द यंग सन ऑफ द नवाब एज देयर लीडर, राइट. तो ये इसमें पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो 1857 के रिवोल्ट के जो लीडर्स हैं, जनरली स्पीकिंग दोज आर दोज पीपल जो कि रिसेंट टाइम में ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे, किसी न किसी तरीके से डिस्प्लेस किए गए थे. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं. वन इज बहादुर शाह जफर, ठीक है, वो एक प्रकार से बस ब्रिटिशर्स का पेंशनर बन के बेसिकली मुगल्स पे रह रहा था, बट मुगल्स की काफ़ी लंबी हिस्ट्री थी. तो दे हैड अ काइंड ऑफ ए साइकोलॉजिकल लेजिटिमेसी अवेलेबल. तो जब जब सिपाहियों ने पहला विद्रोह किया तो उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आया, तो सीधा क्या नाम है एम्परर के पास चले गए. उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई. एंड सेकंड वन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिवोल्ट था उसका जो सबसे मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया था दैट वाज अवध. अवध में सबसे ज्यादा रिवोल्ट के इंसिडेंट्स हुए थे. और इस अवध का रिवोल्ट का मेन रीजन ये था क्योंकि अवध को अनेक्स कर लिया गया था डलहौजी के द्वारा 5 साल पहले ही. तो वहां का जो अवध का नवाब हुआ करता था, नवाब वाजिद अली शाह, इसको बेसिकली डिस्प्लेस करके बेसिकली बंगाल भेज दिया था. तो जैसे ही वहां पर रिबेलियन और रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो जो लोकल जितने भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे, जितने भी लोग बेसिकली ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्होंने नवाब के छोटे बेटे ब्रिजिस कदर को बेसिकली अपना लीडर घोषित कर दिया. काइंड ऑफ ही बिकेम ए लीडर. नाउ नॉट एवरीवेयर वर द लीडर्स पीपल ऑफ द कोर्ट. रानी, राजा, नवाब और जो तालुकदार, एक बार रिबेलियन का मैसेज आया तो सबके सब ऑर्डिनरी मैन, विमेन, रिलीजियस मैन, देयर वर. अब देखो ना, बड़े सारे से र्यूमर्स हैं. जैसे मेरठ से र्यूमर आए कि एक फकीर अपीयर हुआ है एलिफेंट के ऊपर, हाथी के ऊपर आते होते हुए, और सिपाही उसको विजिट कर रहे हैं. लखनऊ में भी बेसिकली जब अवध को पूरा का पूरा अनेक्स कर दिया था तो बड़े सारे से रिलीजियस लीडर और सेल्फ स्टाइल जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रीच करने लगे कि अब समय आ गया ब्रिटिश रूल को डिस्ट्रॉय करने का. लोकल लीडर्स एमर्ज कर दिए. छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में जो जो पुराने लोकल जमींदार वमीदार हुआ करते थे, अपने साथ अपने लोगों को मिल मिल के अटैक करने लग गए जो भी ब्रिटिशर का सिंबल हुआ करता था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शाहमल, ही मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरोत,
गुनु, द ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंगबुन इन छोटा नागपुर, यहाँ पर रिबेल लीडर बन गया कोल ट्राइबल्स का। अब देखो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अब अगर इनको यहाँ पे ही मार्क करते हुए नहीं चलेंगे, इनको अलग से नहीं लिखेंगे, तो ये याद भी नहीं होनी है। तो सबसे पहले यूपीएससी को छोटा सा इतनी इन्फॉर्मेशन ही तो मजा आती है पूछने में। देखो जैसे शाहमल हो गया भाई, शाहमल परगना, बरोत परगना का बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लीडर है। उसी प्रकार से गुनु, गुनु जो है वो सिंहभूम इन छोटा नागपुर, वहां का रिबेल लीडर बना है कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन का। कोल ट्राइबल्स का जो रिवोल्ट था उसको वो लीड कर रहा था गुनु, गोनू। नाउ द थिंग इज दिस, बाय द वे, हाँ ये छोटा नागपुर जो है, अगर आपने पहले वाला लेक्चर किया तो छोटा नागपुर हमने उसमें भी डिस्कस किया था संथाल्स के और पहाड़ियाज के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, कमिंग टू दिस, चलिए तो दो रिबेल्स की इंपॉर्टेंट थोड़ी सी एक डिस्कशन दे रखी है, इंपॉर्टेंट बना दिया इसको शाहमल को। शाहमल जो था बरौत में रहता था, ही बिलोंग टू जाट कल्टीवेटर था। तो शाहमल एक जाट था जिसके बेसिकली हिज टाई एक्सटेंडेड ओवर दी 84 देश, 84 देश का मतलब 84 विलेजेस, ठीक है। तो जो लैंड थी इरीगेटेड थी, फर्टाइल थी। नाउ शाहमल ने बेसिकली जब रिवोल्ट हुआ तो वहां के जो भी गांवों के जो सरपंच हुआ करते हैं, जो भी कल्टीवेटर्स थे 84 के 84 गांवों के, उन्होंने विलेज टू विलेज बेसिकली एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए। नाउ सेंड सप्लाईज टू सिपाहीज, लोकली एक्नॉलेज द राजा, तो इसको वैसे ही राजा कहते थे, राजा शाहमल टुक ओवर द बंगलो ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर्स, और वहां पे बना दिया उसने न्याय का मंदिर, हॉल ऑफ जस्टिस बना दिया। ही ऑल्सो सेट अप एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस। तो फॉर अ मोमेंट शाहमल ने बेसिकली कुछ दिनों के लिए फिरंगी राज को खत्म कर दिया था, बट शाहमल वॉज किल्ड इन द बैटल इन द जुलाई 1857। द सेकेंड, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये जान के इंटरेस्टिंगली एक हिंदू नाम लिया है, एक मुस्लिम नाम लिया है स्पेसिफिकली, क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, सरप्राइजिंगली दिस वाज द लास्ट मेजर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जहां पे कंप्लीट हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम कभी देखते हैं तो 1900s के बाद देयर इज ए स्ट्रैंड ऑफ थॉट दैट एक्चुअली अपीयर्स इन द इंडियन सोसाइटी कि हिंदूज एंड द मुस्लिम्स डेस्टिनी आर बेसिकली अपार्ट, जिसकी वजह से फिर बाद में पार्टीशन भी होता है। तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था, ये एक इंपॉर्टेंट मौलवी है जो कि 1857 के रिवोल्ट में पार किया था। 1856 में ये विलेज टू विलेज ट्रैवल कर रहा था लोगों को जिहाद करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ही वाज देयर पॉपुलरली कॉल्ड एज द डंका शाह, मौलवी जो कि बेसिकली एक डंका बजा बजा के बेसिकली वो करता है। नाउ व्हेन ही रीच लखनऊ इन 1856, उसको पुलिस ने रोक लिया था। सब्सिक्वेंटली 1857 में इसको फैजाबाद में जेल कर दिया था। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड बाय द 22nd नेटिव इन्फेंट्री एज देयर लीडर, और ही फॉट इन द बैटल ऑफ द चिन्हात इन विच द ब्रिटिश फोर्सेज अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड, एंड ही केम टू बी नोन, इट वॉज दिस बिलीफ दैट पार्टली फ्रॉम द नेवरदलेस। सो द थिंग इज दिस, मार्क कर लीजिए इसको, ये वाली चीज काम की है। कौन सी? क्योंकि आपको ये वाली बात कहीं पे और किताब में मेंशन नहीं मिलेगी। द बैटल ऑफ चिन्हत, ब्रिटिशर्स थे जो हेनरी लॉरेंस के तहत लड़ रहे थे, अंडर लड़ रहे थे, एंड द रिबेल्स वन इट। ओके, देयर आर वेरी फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ इट। जनरली स्पीकिंग 1857 का रिवोल्ट जो है वो बेसिकली सप्रेस कर दिया गया है, बट देयर आर ऑब्वियसली बिफोर लूजिंग द वॉर देयर वर सम स्मॉल बैटल्स जो कि बेसिकली रिबेल क्या नाम है, म्यूटिनियर्स ने जीती थी। एंड बैटल ऑफ चिन्हत विच वाज बीइंग लेड बाय द मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसको बेसिकली हेनरी लॉरेंस को इसने डिफीट किया था। कमिंग टू दिस रूमर्स एंड द प्रोफेसिस। अब यार ये ना यूपीएससी इस पे कभी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे ऐसी कोई मतलब शर्माने की बात तो है नहीं, यूपीएससी है, यूपीएससी पूछ तो सकता है मेंस में। एक सेकंड होगी, हाँ जी, रुकिए, ग्रेट। तो ये ना दिस इज ए डिस्कशन, ए वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये है कि किस प्रकार से उस समय ना रूमर्स और प्रोफेसीज चल रही थी, बड़े सारे से रूमर्स चल रहे थे। अब जो सबसे एक इंटरेस्टिंग वाली, ये दे वर रेफरिंग टू द कार्ट्रिजेस ऑफ द एनफील्ड राइफल्स जो कि उनको दी गई थी। नाउ एक रूमर था कि द न्यू कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड द पिग्स। ये बेसिकली पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे के सारी सिपाही छावनी में फैल गया था। अब इसका रूमर का ओरिजिन क्या है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो। कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो, वहां का कैप्टन राइट है, ओके, नाम याद रखना इसका। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बेसिकली मेंशन कि इस प्रकार की कोई बात फैल रही है। तो इसने रिपोर्ट किया था इन द 3rd वीक ऑफ जनवरी, मई में, 5 महीने पहले, रिवोल्ट होने से पहले। एक लो कास्ट खलासी था जो कि बेसिकली वर्कड इन दमदम। उसने वहां के एक ब्राह्मण सिपाही से पूछा कि भाई अपने लोटे से मुझे पानी पिला दे। तो सिपाही ने कहा कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम इस लोटे को टच करोगे तो बेसिकली लोटा खराब हो जाएगा, डिफाइल हो जाएगा। तब वहां पे उस खलासी, पानी भरने वाले जो होते हैं, उसने उसको ताना मारा, कह रहा कि बहुत जल्दी तू भी अपनी कास्ट को लूज कर देगा, जब तक वो गोलियां आएगी ना उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई, तो तेरी भी कोई जात ज्यादा बचेगी नहीं। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट्स है जो कि कैप्टन राइट
कमांडेंट जो है राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो का, वो मतलब क्या नाम है, अपने जर्नल्स में मेंशन करता है। नाउ वी डू नॉट नो द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट, हमें नहीं पता ये कितना सच था कितना सच है, बट एक बार जब ये रूमर फैलना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये सिपाहियों के बीच में रुक नहीं पाया, इसकी सर्कुलेशन को कोई रोक नहीं पाया, ब्रिटिशर्स डिड कुछ नहीं कर पाए। एंड ये सिर्फ एक अकेला नहीं था, एक और रूमर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी दी है कि जो हिंदुओं की जात है और जो हिंदू और मुसलमानों का धर्म है उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बेसिकली बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स मिला दिया है आटे के अंदर, जो भी मार्केट में मिल रहा है। तो बुलेट्स के साथ साथ एक और रूमर था कि बेसिकली जो आटा बाजारों में मिल रहा है, उस बाजार में उसके अंदर भी बेसिकली भाई गाय का और क्या नाम है सुअर के हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है। ये वाली फिर स्पेसिफिकली भेज गई। देर वर फियर एंड सस्पिशन कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। एंड इससे धीरे धीरे ना जो 1857 का फर्स्ट हाफ था उसमें ये पैनिक फैलने लगा। एंड द रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द एक्शन वाज रीइंफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी दैट द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी ऑन द 23rd June of the 1857. Today is the date of the 23rd June of 2025. तो 1857 में ये जो मई का महीना चल रहा है, तो उस समय भी ना मतलब दे काइंड ऑफ न्यू की बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली 23 जून को हुई थी, मतलब ऑब्वियसली हु विल नॉट नो। तो ये कहने लगे कि 100 साल पूरे होने वाले हैं, ब्रिटिश का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। रूमर्स के साथ साथ ऐसे चीजें हाइप होने लग गई, जैसे आपने अभी कभी देखा ही होगा। सो रूमर्स वर नॉट दी ओनली थिंग सर्कुलेटिंग। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में कहीं पर चपातीज को सर्कुलेट किया जाता है। दिस इज काइंड ऑफ ये अगेन ये मतलब इसके इंसिडेंट्स के हिस्ट्री में कहीं कहीं पे रिकॉर्ड है। व्हाट इट डज nobody is clear, the historians are not clear about it, okay, nobody has the authority, but ये हम देख रहे हैं कि ऐसे गांवों में बातें फैल रही थी कि रात को एक आदमी आता था रात में और जो वॉचमैन होता था विलेज का उसको चपाती दे देता था और उसको बोलता था कि 5 और बना के अगले 5 विलेजेस में देख लो। सो क्या रीजन था? द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट क्लियर, but it kind of generated a psychological hype in the people that something big is coming, a big change is coming, something divine is happening. So that thing started getting created. The question is, why did people believe in rumors? First of all, people still believe in rumors. There's nothing special about it. Things actually happen. We need to say, अब ये rumors की क्या पावर है, ये हिस्ट्री में प्रोफेसीज कितना समाज को चेंज कर देती है, बट दे हैव एक्चुअली, वी डू हैव एविडेंसेस की rumor से हिस्ट्री बदलती है, प्रोफेसीज से बेसिकली हिस्ट्री बदलती है। द थिंग इज दैट कि क्वेश्चन करेंगे हम उसके ब्रिटिश पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो 30 साल पहले जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830s में। विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ही स्टार्टेड यूजिंग सम पॉलिसीज वेयर हिज आइडिया वाज द रिफॉर्मिंग द इंडियंस। वो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता था बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न एजुकेशन। वी नो दैट राइट। उस समय इंग्लिश के स्कूल्स खुलने स्टार्ट हो गए थे। इवन सम प्रोग्रेसिव इंडियंस वर काइंड ऑफ सपोर्टर्स ऑफ द विलियम बेंटिक, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय। साइंटिफिक क्या नाम है टेम्परामेंट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। वेस्टर्न आइडियाज और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी के, वो इंडियन सोसाइटी के वो लोग जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करते थे, ही स्टार्टेड दैट रिफॉर्मेशन इन द इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिशर्स ने विलियम बेंटिक के दौरान ही बेसिकली सती को अबॉलिश कर दिया था और 1856 में ही उन्होंने एक लॉ भी पास किया था टू परमिट द रीमैरिज ऑफ द हिंदू विडोज ऑल्सो। तो विधवाओं की रीमैरिज करने का भी उन्होंने लॉ पास कर दिया था। दीज थिंग्स, these reformation which was coming from the external of the society, which was coming from the Britishers, from a different religion basically, वो धीरे धीरे ना ब्रिटिश जो भारतीय सोसाइटी के जो लोग थे उनके दिमाग में ना एक डर और एक शक पैदा करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द वेराइटी ऑफ प्लेस द मिसगवर्नमेंट एंड द रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज अडॉप्शन, ब्रिटिशर्स ने साथ ही साथ अवध को भी एनेक्स कर लिया, उसके साथ साथ दूसरे छोटे छोटे किंगडम जैसे कि झांसी और सतारा उनको भी कर लिया। और जब ये ट्रीटी एनेक्स हो जाती थी तो ब्रिटिश वहां पर अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, खुद के लॉज और खुद के लैंड सेटलमेंट और लैंड रेवेन्यू के मेथड इंट्रोड्यूस कर देते थे। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो काइंड ऑफ कलेक्ट होता गया। एवरीबडी वॉज अफेक्टेड बाई इट, किसी र्यूमर से एक सिपाही इफेक्ट हो रहा है, किसी से जमींदार इफेक्ट हो रहा है, किसी से लोकल राजा इफेक्ट हो रहा है, किसी से किसान इफेक्ट हो रहा है। सो सबके सब इम्पैक्ट होते जा रहे हैं और सोसाइटी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक थ्रेड से जुड़ी होती है। सो जो भी चीजें इतिहास में या उस सोसाइटी के लोग जिसको भी चेरिश करते थे, जो कि सेक्रेड थी, चाहे किंग हो, कस्टम हो, लैंड होल्डिंग हो, रेवेन्यू हो, somehow or the other it was being replaced by a system which was, to put it in the words of the NCERT, was basically impersonal,
एलियन एंड ऑपरेसिव। एंड साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटीज थी, उससे जो डर और जो शक था अंग्रेजों के खिलाफ, वो और ज्यादा फैल गया। सो लेट्स लुक एट द अवध फॉर वंस। अवध, वन ऑफ द मेजर सेंटर्स वेयर द ड्रामा ऑफ द 1857 फोल्डेड। एक बार अवध के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा कौन आदमी है। 1851 की बात है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउजी। ये डलहाउजी कहता है, कहता है यार अवध को तो लेके रहना है, एंड इट विल फॉल एज ए चेरी इनटू द माउथ वन डे। ठीक है, उसका पूरा पहले से ही टारगेट था कि अवध तो लेके ही रहेंगे। 5 years लेटर 1856 में अवध वॉज फॉर्मली अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। अभी मैंने 1853 बोल दिया था, 1856 में। ठीक है, नाउ कॉन्क्वेस्ट बेसिकली कई स्टेजेस में हुआ था। सबसे पहले अवध के साथ ब्रिटिशर्स ने 1801 में सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था। नाउ इस अलायंस के तहत, इस अलायंस के कुछ प्रोविजंस थे कि जो अवध का नवाब होगा वो अपनी मिलिट्री फोर्स को तो डिसबैंड कर देगा। ब्रिटिशर्स एक बेसिकली उसी के अवध के राज्य में अपने ट्रूप्स को रखा करेंगे, एंड जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा अवध की कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली नवाब को एक्ट करना पड़ेगा। नाउ नवाब इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो गया ब्रिटिशर्स के ऊपर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और वो जो लोकल चीफ होते थे, तालुकदार होते थे, गांव के जमींदार वमीदार होते थे, उनके ऊपर अब कंट्रोल असर्ट नहीं कर सकता था। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स बेसिकली बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। रीजन बीइंग, अवध एक फर्टाइल रीजन है, तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि वहां पर इंडिगो और कॉटन की बढ़िया खेती हो सकती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दी अपर इंडिया मार्केट। तो बाय 1850s मोर ओवर ऑल द मेजर एरियाज ऑफ इंडिया हैज बीन एक्वायर्ड। बंगाल 1770 में हो गया था। मराठास का जो पूरा पूरा वेस्ट वाला एरिया वो 1820 के दौरान अनेक्स हो गया था। एक जो स्पेसिफिकली जो एक एरिया बचा हुआ था वो 1856, पंजाब 1850s में हो गया था, सिंध 1843 में हो गया था। सो एवरी ऑलमोस्ट द होल ऑफ द पार्ट इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट एक अवध बचा हुआ था। तो मराठास, कार्नेटिक, दोआब, पंजाब और बंगाल, ये सब तो इनके पास पहले से ही थे। सो 1856 का जो टेक ओवर था अवध का, वो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन था दैट वाज द लास्ट टेरिटोरियल एनेक्सेशन जो कि बंगाल के एनेक्सेशन के स्टार्ट से हुई थी। नाउ इन्होंने क्या किया कि डलहौजी ने अवध को अनेक्स कर लिया, और जो यहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह, उसको बेसिकली डिस्पोज कर दिया। इतिहासकार इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि जैसे द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, नवाब वाजिद अली शाह इज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ ऑफ द अवध। तो लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी सी डिसअफेक्शन पैदा कर दी। नवाब वाजिद अली शाह वाज डीथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता। उसके ऊपर ये एलिगेशन थी द रीजन वाज मिसगवर्न। नाउ ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रीजंस फॉर दैट, बट अली शाह उतना पॉपुलर अनपॉपुलर रूलर नहीं था। ही वाज वाइडली लव्ड, और जब वो छोड़ के गया ना, तो बेसिकली वहां पर कानपुर में पूरे रास्ते लोग उसके ना दुख के गाने गाते गए थे कि अरे बहुत दुख की बात है यार, कहाँ जा रहा है। सो दिस वाज रिकॉर्डेड बाय मेनी कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर। वन ऑफ देम रोट द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैज बीन लेफ्ट लाइफलेस। कोई स्ट्रीट मार्केट, कोई हाउस नहीं है जहां पर रोने की आवाज नहीं आ रही। एक बड़ा फेमस डायलॉग लिखा हुआ है, वन फोक सॉन्ग बीमोन्ड दी, अंग्रेज बहादुर आए मुल्क ले ही लीनो। भाई वाह, तो पूरा गाना सुनना पड़ेगा कहीं से ढूंढ के। तो अंग्रेज बहादुर आए मुल्क ले लीनो, that's a very powerful folk song. Noble and peasant all wept together, and all the world wept and wailed, all as the chief has bidden adieu to his country and gone abroad. भाई यार ये वाला इसको हिंदी में ढूंढेंगे, अभी रुको, इसको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। गाइस वेट अ सेक, वी नीड टू एक्चुअली चेक ये नवाब वाला जो है, ये हिंदी में एक्चुअली में क्या गाना है, ये तो देखना पड़ेगा यार। दिस सीम्स लाइक समथिंग पावरफुल। होल्ड ऑन फॉर सेक, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, होल्ड ऑन फॉर सेक, पढ़ के बताता हूँ मैं। एनसीईआरटी खोल लेता हूँ मैं, हिंदी वाली। विल एक्चुअली हैव टू ऑलराइटी हाउ डू वी गो फॉर इट। एनसीईआरटी की बुक्स मिलना। Okay. I know the slight patience, okay? Slight patience here. I'm working, I'm trying to find out very hard themes of the Indian history. Bharatiya Itihas ke kuch विषय, part number 3. We figured it out. I'll open the chapter number 2, and this is the page number. I do not know which is the page number. This is the page number 10. Hold on for a sec. I hope. Okay. Right at the time you will never open, so I can't do it. I hate you. Students are sitting live in front of me, and आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो. Give me one more. Okay, we'll do it later on then. I think too much of time is being wasted. पढ़ना इसको, कुछ अच्छा लिखा हुआ. Okay, now the thing is this. फिरंगी राज and the end of a world. सबसे पहले जो ये ग्रीवांसेस थे सबके, ये सबके थे.
वहाँ का जो लोकल प्रिंस है, तालुकदार है, जो किसान है और जो सिपाही है, ठीक है। इन डिफरेंट वेज दे केम टू आइडेंटिफाइड फिरंगी राज विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जो फिरंगी राज है, इन सब के लिए द प्रिंस, द तालुकदार, द पेजेंट एंड द सिपाही, इन सब के लिए वो बेसिकली फिरंगी राज जो ये अंग्रेजों का नया राज आया था, वो किसी न किसी प्रकार से एंड ऑफ द वर्ल्ड एज दे न्यू इट उसकी तरफ से आ गया था। इट ब्रेक डाउन ऑफ द थिंग दे वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड हेल्ड डियर। तो काफी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशंस और लॉयल्टीज का जो इशू था वर्कड देमसेल्फ इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इन अवध more than anywhere else the revolt actually became the strongest expression for the resistance to the alien order. एनेक्सेशन ने सिर्फ और सिर्फ नवाब को डिस्प्लेस नहीं किया था, जो लोकल तालुकदार थे, तालुकदार मतलब कि जो एक प्रकार से गांव के जो अमीर, गांव के जो रिच फार्मर्स होते हैं, रिच पेजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जमींदार जो होते हैं एक प्रकार से। द कंट्री साइड ऑफ अवध वॉज डॉटेड विद द एस्टेट्स एंड द फोर्ट ऑफ द तालुकदार। तो ये तालुकदार कई जमानों से, कई सेंचुरीज से बेसिकली अमीर हुआ करते थे। दे कंट्रोल लैंड एंड द पावर इन द कंट्री साइड। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो तालुकदार थे, ये अपना फोर्ट बना के मेंटेन करते रखते थे। इनकी कुछ छोटी छोटी लोकल आर्मी हुआ करती थी। बड़े बड़े तालुकदार तो कम से कम नहीं तो 12,000 सोल्जर्स रखा करते थे, कुछ छोटे तालुकदार कम से कम 200 सोल्जर्स को रखा करते थे। ना जैसे ही नवाब को हटाया गया तो ब्रिटिशर्स ने इन तालुकदारों को, जो ये अवध के जो जमींदार या तालुकदार है, इनको भी बेसिकली मेंटेन करने, दे वर अनविलिंग टू टॉलरेट इनकी पावर भी। इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्सेशन जितने भी तालुकदार थे उन सबकी जो ये आर्मी वार्मी जो भी रखते थे उनको डिसआर्म कर दिया गया एंड देयर फोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। सो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी फर्दर अंडरमाइंड द पोजीशन एंड द अथॉरिटी ऑफ द तालुकदार। आफ्टर द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट known as the summary settlement of the 1856। अब अगर आप ब्रिटिशर्स हिस्ट्री को समझ रहे हो तो आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, देखो 1793 में बंगाल के साथ जो रेवेन्यू की पॉलिसीज हैं उसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। जिस भी एरिया को ये कवर करते थे वहां पे एक रेवेन्यू की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते थे। सिमिलरली यहां पर 1856 के कॉन्टेक्स्ट में जब इन्होंने अवध को अनेक्स कर दिया तो दे स्टार्टेड विद समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ समरी सेटलमेंट। समरी सेटलमेंट, it was based on the assumption that talukdars were interlopers with no permanent stakes in the land. Now according to the britishers वो शायद local conditions को read नहीं कर पाए। britishers thought these talukdars ना ये सिर्फ और सिर्फ kind of contractors हैं, इनकी कोई लैंड वैंड नहीं है स्पेसिफिकली। दे एस्टैब्लिश देयर हैंड होल्ड ओवर द लैंड थ्रू फोर्स। तो समरी सेटलमेंट ने क्या किया, जहां पर भी तालुकदार होते थे उनको रिमूव कर देते थे, ठीक है। तो देयर आर सम डेटा है वो दिखाता है कि भाई ब्रिटिशर्स से पहले जो तालुकदार थे दे यूज टू होल्ड 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन अवध। बट उसके बाद जो ये समरी सेटलमेंट है 1856 की, उसके बाद 38% रह गए। जो सदर्न अवध के जो तालुकदार है वो सबसे ज्यादा लॉस्ट होते हैं। नाउ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ने ऑफिस को लगा कि तालुकदार को हटाने का एक फायदा ये है कि जो एक्चुअल ओनर्स हैं जमीन के, एक्चुअल किसान हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस हो जाएगा और जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट देयर आइडिया वाज, बट दिस डिडंट हैपन इन प्रैक्टिस। रेवेन्यू फ्लोज फॉर द स्टेट इंक्रीज बट द बर्डन ऑफ द डिमांड ऑन द पेजेंट डिडंट डिक्लाइन। ऑफिशियल्स को धीरे धीरे पता चला कि यार उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर डिमांड कर ली है। रेवेन्यू डिमांड जो थी 30 से 70% बढ़ा गई थी। तो तालुकदार तो खुश है ही नहीं क्योंकि इसको तुमने हटा दिया है, पेजेंट को बेसिकली कुछ फायदा नहीं मिला। तो एनेक्सेशन का फायदा किसको हुआ? वेल इन ऑल नोबडी। सो तालुकदार्स वर एंग्री अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, peasants were angry against the Britishers, Nawab was angry against the Britishers. So this broke down an entire social order. ये loyalty और patronage that had bound the peasants to the तालुकदार्स were disrupted. प्री ब्रिटिश टाइम में तालुकदार भी ऑपरेसर हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लोग थे। हावेवर उसके बावजूद भी वो एक फादर फिगर की तरह रहते थे, ठीक है। पेजेंट से वो रेवेन्यू लिया करते थे बट जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते थे। बट ब्रिटिशर्स सरप्राइजिंगली, एक्चुअली नॉट सरप्राइजिंगली, नॉन सरप्राइजिंगली, वर मोर इम्पर्सनल इवन देन द तालुकदार्स। इनके जो क्या नाम है रेवेन्यू कलेक्शन के जो मेथड थे वो और ज्यादा इनफ्लेक्सिबल थे। इनफ्लेक्सिबल इन द सेंस कि देखो लोकल तालुकदार है तो तुम उसके साथ बात कर लो, पंचायत हो जाए एंड यू हैव सम काइंड ऑफ थिंग कि तुम उसके पास जा सकते हो, बट यू कैन नॉट गो टू द होम ऑफ अ ब्रिटिश कलेक्टर। और ब्रिटिश कलेक्टर को अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो वहां पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है। द थिंग इज दिस, इन एरियाज लाइक अवध जहां पे रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ था 1857 में, द फाइटिंग वाज कैरिड आउट बाय द तालुकदार्स एंड देयर पेजेंट्स। ये जो तालुकदार थे ये अवध के नवाब के लॉयल हुआ करते थे, और जो नवाब की जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने बेसिकली इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट किया। सो शी बिकेम द लीडर। वाजिद अली शाह तो बेसिकली एग्जाइल कर दिया था कलकत्ता में, लेकिन उनकी वाइफ जो बेगम हजरत महल है, शी बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन द लखनऊ। The grievances of the peasants were carried over into the Sipahi lines also.
अब है क्या कि जो ये लोकल जितने भी किसानी जो कर रहे हैं लोग, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ये सब डिसकंटेंटेड है। इन्हीं लोगों के बीच में से वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर सिपाहियों को, ईस्ट इंडियन कंपनी की जो आर्मी है उसकी सिपाहियों को हायर किया जाता था। तो ये जो पेजेंट्स के जो ग्रीवांसेस थे, किसानों के जो ग्रीवांसेस थे, एक प्रकार से सिपाहियों के भी ग्रीवांसेस एक दूसरे से कनेक्टेड थे। फॉर द डेकेड्स द सिपाहीज ऑल्सो हैव कंप्लेंट कि पे इनको कम मिल रही है, छुट्टियां इनको दी नहीं जाती है। सिपाही सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स के अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्रीसीडिंग द अपराइजिंग ऑफ द 1857। जनरली ऐसा देखा गया है 1820s तक, इनिशियल जो ईयर्स थे उसमें जो अंग्रेज थे वो भारतीय सिपाहियों से बराबरी का मामला रखते थे, फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखते थे, लेजर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। और अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी सीख लिया करते थे, कस्टम्स सब कुछ सीख लेते थे। बट 1840s में फॉर सर्टेन रीजंस इट स्टार्टेड चेंजिंग। तो जो ब्रिटिशर्स थे दे डेवलप्ड अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और सिपाहियों के साथ रेशियल इंफीरियोरिटी वाला ट्रीटमेंट करने लग गए। अब्यूज और फिजिकल वायलेंस जो था वो कॉमन हो गया। तो सिपाहियों का और ऑफिसर्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से, सी व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया दे केम एज ए ट्रेडर्स एंड एट दैट टाइम दे वर काइंड ऑफ ऑन इक्वल फुटिंग विद द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस वर ऑन द इक्वल फुटिंग। एक प्रकार से जो ब्रिटिशर होता था वो हमारे जो मुगल एम्परर थे या राजा थे उनसे परमिशन मांग रहा होता था। सो मुगल एम्परर इज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन टॉप एंड जो नीचे खड़ा हुआ उसको परमिशन दे रहा है। स्लोली स्लोली ये बराबरी पे आए और स्लोली स्लोली उसके बाद ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे चले गए। द एपिसोड ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वाज अ एग्जांपल ऑफ दिस कि जो लोकल सिपाही हैं उनके जो सेंटीमेंट है, उनके इश्यूज को बेसिकली इन्होंने डिनाई, इनको सोचना समझना डिनाई कर दिया। नाउ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिपाही और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ये जो पेजेंट्स की जो वर्ल्ड है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये जितने भी सिपाही हैं वो जनरली आते कहाँ से हैं? उन्हीं गांवों से आते हैं। बल्कि बंगाल आर्मी के जितने भी ज़्यादातर लोग थे वो बेसिकली अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से ही बेसिकली क्या कहते हैं अपॉइंट किए जाते थे, रिक्रूट किए गए थे। मैनी ऑफ देम वर ब्राह्मण्स और फ्रॉम द अपर कास्ट। अवध वॉज इनफैक्ट द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। तो जो ये सिपाहियां अपने गांवों में जब भी वापस जाते थे और वो वहां पर वो चेंज देख रहे थे कि पुराना सोशल ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने लग रहा है, और उसके साथ साथ जो ये सिपाहियों के ग्रीवांसेस थे, कार्ट्रिजेस से रिलेटेड मिसबिहेवियर बढ़ रहा है, रेशियल अब्यूज बढ़ रहा है। सो द लिंक बिटवीन द सिपाही एंड द रूरल वर्ल्ड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है इस रिवोल्ट के ऊपर। दिस इज द रीजन व्हाई एक्चुअली इट स्टार्टेड। एवरीवेयर पेजेंट्स poured into the town, joined the soldiers, ordinary people of the town collectively act of the rebellion। इस सारी की सारी बात में एक इंटरेस्टिंग बात, समझने वाली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि चाहिए क्या था। अगर कोई सिपाहियों की छावनी जो है, इफ दे इफ दिस इफ दे गेट अप एंड इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल, स्टार्ट किलिंग ब्रिटिशर्स, स्टार्ट लूटिंग द बेल ऑफ आर्म्स, व्हाट इज द एंड गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, क्या डिमांड है? वेल देयर आर सम डिमांड जो कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या नाम है, कहाँ गए। व्हाट डिड दे वांट? द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट द रिबेल एक्चुअली वांटेड, राइट? सो उसका भी सिंपल सा आंसर दे रखा है। ब्रिटिशर्स ने इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स किए थे, जो भी रिपोर्ट्स लिखी थी, उसमें वो अपने हीरोइज्म को बताते हैं, उन्होंने क्या क्या सहा उसके बारे में बताते हैं। द रिप्रेशन ऑफ द रिबल्स ऑल्सो मेंट साइलेंसिंग ऑफ देयर वॉइस। नाउ जो रिबल्स थे उन्होंने अपने वर्जन ऑफ द इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। ज़्यादातर सिपाही थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, दे वर नॉट लिटरेट। कुछ प्रोक्लेमेशन, थोड़े से इश्तहार इशू किए गए थे, कुछ बहुत कम बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडियन वर्जन ऑफ द 1857 रिवोल्ट और दैट पर्टिकुलरली हु द पीपल हु वर प्रेजेंट एट दैट इवेंट, उनके एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा वर्जन्स नहीं है। तो हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है थ्रू सर्कमस्टेंशियल थिंग्स। नाउ द थिंग इज दैट कि जनरली स्पीकिंग जब हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सो हैवीली और inevitably we have to be dependent on what the Britishers wrote, while sources obviously gives us some information, but rebels की actually में मांग क्या थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा information नहीं है, like but there was some things, few things हमारे पास available है। Now one was this आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। ये 25 अगस्त 1857 का एक डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर रिबेलियंस जो रिवोल्ट कर रहे थे उनकी कुछ बेसिक डिमांड्स, एंड वी काइंड ऑफ गेट इनटू द माइंड ऑफ द पीपल दैट व्हाट दे एक्चुअली वांटेड। Now, irrespective of the caste, many of the proclamation were issued by the Muslim princes or in their names. Rebellion was generally seen जब हिंदू और मुस्लिम्स equally lose करेंगे तो they were fighting together against the Britishers। अब जो ये इश्तहार मतलब कि proclamation basically होती थी, वो basically प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट और जो ग्लोरीफाइड था मुगल एम्पायर के समय में, जो पुरानी ग्लोरी होती है, जो पुराने इतिहास को बेसिकली
वापस ग्लोरीफाई करने की बात होती है, वो कर रहे थे। देयर वर सम प्रोक्लेमेशन विच वर इशूड अंडर द नेम ऑफ द बहादुर शाह, ठीक है, ताकि लोग बेसिकली एक लेजिटिमेट रूलर के अगेंस्ट राइज कर लें। इट वॉज रिमार्केबल दैट ड्यूरिंग दिस अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन्स जो थी हिंदूज और मुस्लिम्स की, ब्रिटिश अटेम्प्ट्स के द्वारा बावजूद भी बेसिकली कहीं पर नोटिसेबल नहीं थी। इन बरेली दिसंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने कम से कम नहीं तो 50,000 रुपए खर्चे किए थे कि भाई हिंदू पॉपुलेशन को मुस्लिम्स के अगेंस्ट इंसाइट कर सके। नाउ ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है जिससे हम कुछ कुछ आइडियाज लगाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वर द रिबेल्स थिंकिंग, क्या बेसिस था रिवोल्ट का, व्हाट वाज देयर एंड गोल, उनका क्या एग्जैक्टली क्या डिमांड था। सो कुछ खास तो नहीं है इसके अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन ये हमें सिर्फ और सिर्फ समरी की ज़रूरत है। कुछ सिपाहियों की देख एक अर्जी, एक पेटिशन या एप्लीकेशन लगाई हुई थी सिपाहियों ने, जो बेसिकली सर्वाइव करती है। अब देखो जैसे एक बार इसको पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। सेंचुरी अगो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए थे और ग्रेजुअली एंटरटेन्ड ट्रूप्स इन देयर सर्विस एंड बिकेम मास्टर ऑफ एवरी स्टेट। धीरे धीरे हमारे दादा दादी पुराने फोर फादर्स जो हैं वो उनको सर्व करते थे, हम भी उनकी सर्विस में आए। पर द मर्सी ऑफ गॉड विद आवर असिस्टेंस ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया हर एक प्लेस को। ना हिंदुस्तानी मैन सेक्रीफाइस किया है, बट उन्होंने कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया और ना ही किसी ने रिवोल्ट किया। बट 1857 में ब्रिटिशर्स ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें वो नए कार्ट्रिज जो कि इंग्लैंड से बने हैं, ना इनके अंदर काऊ की और सूअर की चर्बी थी, आटा भी जो था उसके अंदर भी बेसिकली बोन का हड्डियों का चूरा था। एंड इवन डिस्ट्रीब्यूटेड दिम इन एवरी रेजिमेंट ऑफ इन्फेंट्री, cavalry and the artillery. They gave these cartridges to the sawars of the third light cavalry, ordered them to bite, but लेकिन troops ने object किया। They did their religion और जो faith है वो destroy हो जाएगा। तो मतलब these were the things which the सिपाहीज were, वो एक petition उन्होंने फाइल की कि this is the problem which they are facing. Now द प्रोक्लेमेशन कंप्लीटली रिजेक्टेड। जो भी हमारे पास जो थोड़ी बहुत प्रोक्लेमेशन या थोड़े बहुत इश्तिहार और कुछ अर्जी पेटिशन जो सोल्जर्स की बची हुई हैं, वो सब बताते थे कि वो जनरली स्पीकिंग ब्रिटिश राज या फिरंगी राज जो जैसे उसको कहते थे, वो बेसिकली उसको डिनाई करते थे। नाउ दे कंडेम्ड द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशंस विट एंड रेज द पीपल वॉज हाउ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से बेसिकली लैंड होल्डर्स जो पुराने जमींदार है उनको डिस्पोजेस किया गया है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड फिरंगी, फिरंगी मतलब कि जो भी फॉरेनर, फिरंगी इज नॉट ओनली इंग्लिश, मतलब फिरंगी जो भी फॉरेनर होता है, अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ बस फैमिलियर एंड द चेरिश्ड। एंड रिबल्स रिस्टोर करना चाहते थे एक पुराने हिस्ट्री, पुराने पास्ट की एक इमेज, समथिंग वेयर द ब्रिटिशर्स डिडंट एग्जिस्ट, एक पुराना जो था। द प्रोक्लेमेशन एक्सप्रेस्ड वाइड स्प्रेड फियर कि ब्रिटिशर्स वर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द कास्ट एंड द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम, जिसकी वजह से वो रूमर्स जो थे वो इतने ज़्यादा सर्कुलेट भी हो रहे थे। उसके साथ साथ रिबिलियन जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, इट ऑल्सो स्टार्टेड एन अटैक अगेंस्ट एनीबडी हु वाज अ सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो सबके सब जमींदार बेसिकली रिबिलियन में नहीं थे, कुछ जमींदार ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी करते थे। सो जो ऑर्डिनरी लोग थे, आम आदमी था जो, या फिर जो सिपाही होता था या फिर जो किसान होता था, वो उसके अगेंस्ट भी अटैक करता था। मनी लेंडर के, साहूकार के अगेंस्ट अटैक करते थे। रिबल्स डेलिबरेटली सॉट टू ह्यूमिलिएट द इलीट्स ऑफ द सोसाइटी। गांवों में जनरली स्पीकिंग जो भी बही खाते होते थे, मनी लेंडर्स के जो हाउस होते थे, उनको भी मौका देख के उनको भी रैनसैक कर दिया जाता था। सो दिस रिफ्लेक्टेड एन अटेम्प्ट टू ओवरटर्न ट्रेडिशनल हायरार्कीज एंड रिबेल अगेंस्ट ऑल द ऑप्रेसर। नाउ द थिंग इज दैट कि सवाल ये था कि जब कभी भी रिबिलियन होता है या रिवोल्ट होता है, तो जो एस्टेब्लिश्ड हायरार्की होती है, एस्टेब्लिश्ड पावर होती है, उसको तो रिमूव कर दिया जाता है, बट उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव पावर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे ब्रिटिश रूल कोलैप्स करने लगा कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ समय के लिए, तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, दे ट्राइड टू एस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी। बट रिबिलियन जो है वो जनरली स्पीकिंग एक साल तक, अप्रॉक्सीमेटली 1858, मिड 1858 तक सस्टेन करता है। बट जो वो टेम्पररी जो नए स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, नया जस्टिस सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थे, वो ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी डिसमेंटल कर दिया। इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। रिबल लीडरशिप वांटेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड ऑफ द 18th सेंचुरी। लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट, पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करने लगे। साइड बाय साइड प्लान्स फॉर मेड टू फाइट बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। चेन ऑफ कमांड्स बेसिकली आर्मी में दोबारा बनाई गई। इन ऑल दीज रिबल्स हार्क बैक टू द 18th सेंचुरी मुगल वर्ल्ड, a world that became a symbol of all that has been lost। तो ये जनरली सिस्टम होता रहता है ऐसे प्रकार से। जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी गवर्नमेंट, वो जो इमीडिएट पुरानी गवर्नमेंट होती है, उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए उससे भी पुराना एक कोई ग्लोरियस पास्ट जो होता है उसका वास्ता दिया जाता है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड बाय द रिबल्स वर प्राइमरली एम्ड एट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द वॉर। मोस्ट केसेस में स्ट्रक्चर ब्रिटिश ऑनस्लॉट को सर्वाइव नहीं कर पाए। जब ब्रिटिशर्स ने बेसिकली वापस रिप्रेस करना स्टार्ट किया, बहुत जल्दी से क्रम्बल कर गए थे। तो 1857 स्विफ्टली वो जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस कर दिया गया था। हाउ डिड दे डू इट? नथिंग। ब्रिटिशर्स हैड ईस्ट इंडिया कंपनी, एक उनकी जो सेक्शन था पंजाब में था, एक बंगाल में था। तो दोनों पंजाब और बंगाल से दोनों की दोनों तरफ बढ़ते हैं, और जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया था
इसमें आके मीट करते हैं एंड दे वर ऑब्वियसली रेजिस्टेड बट दे हैड मच मोर फायर पावर। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मैप दे रखा है, ये स्पेसिफिकली यहाँ से ब्रिटिशर्स थ्रस्ट करना शुरू करते हैं, जो कि पंजाब ये वाला एरिया, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेजर रिवोल्ट या रिबिलियन नहीं था, और एक बंगाल का, यहाँ पर भी रिवोल्ट नहीं था, यहाँ से भी बेसिकली ब्रिटिशर्स सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। एंड देन देर वर ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट एंड रिबिलियन डिस्कंटेंट जो ब्रू हो रहा था महाराष्ट्र में भी, लेकिन जो भी उनकी आर्मी थी यहाँ पे जाती है एंड इस पूरे एरिया के अंदर विच वॉज दी हॉट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, उसको सप्रेस कर दिया जाता है। नाउ बिफोर सेंडिंग द ट्रूप्स टू रीकॉन्कर द नॉर्थ इंडिया, ब्रिटिशर्स ने पहले कुछ लॉज पास किए, ठीक है। जनरली स्पीकिंग ये लॉज थे मई और जून 1857 में पास किए गए थे, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज बेसिकली पुट अंडर द मार्शल लॉ एट दैट टाइम। नाउ इन अदर वर्ड्स ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ और ट्रायल जो था वो सस्पेंड कर दिया गया, और ऑलमोस्ट हर एक ब्रिटिशर को बेसिकली राइट दे दिया गया था कि जिसके ऊपर भी शक है, रिबिलियन के साथ है, रिबेल्स के साथ है, उसको बेसिकली पनिश किया जा सकता है। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दिस बिकम ए पैटर्न ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑल्सो। तब ये जो ये लॉज थे ना, ये जो लॉज बने थे वॉर के मौसम में, वॉर के एनवायरनमेंट में, ये फिर कंटिन्यूसली नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होने लग गए। ये जो नए लॉ थे स्पेसिफिकली ब्रिटेन से रीइंफोर्समेंट्स मंगाई गई एंड रिवोल्ट को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। नाउ द रिबल्स रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ द दिल्ली। ब्रिटिशर्स ने फिर बेसिकली टू प्रोंग्ड अटैक किया, एक फोर्स कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया पे आई और दूसरी पंजाब, जहां पर कुछ रिबेलियन नहीं था, पीसफुल था, टू रीकॉन्कर द दिल्ली। ये दोनों की दोनों इधर आती है। नाउ अर्नेस्टली अगर बात करें तो जून 1857 में उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर करने के प्लान्स बना दिए थे, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा कोशिश करना स्टार्ट किया गया था, बट फाइनली इट टुक देम सितंबर 1857 में दे वर एबल टू फाइनली कैप्चर इट। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 5 महीने का समय था जब दिल्ली एक प्रकार से सॉर्ट ऑफ फ्री था फ्रॉम द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, मोर और लेस। Now, fighting and the losses on the both sides were heavy. One reason was this, that the rebels from all over the North India came to Delhi to defend it. फिर उसके बाद गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर भी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो था वो धीरे धीरे चला। हर पूरी की पूरी फोर्स को गांव बाय गांव, विलेज बाय विलेज सबको कॉन्कर करना था। कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड यानी कि जो गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र के इलाके जो होते हैं वो थोड़े से हॉस्टाइल थे, लोगों को मनाना इतना आसान भी नहीं होता है। अवध में बात करें तो ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड फॉर्सिथ एस्टिमेटेड कि 3/4 ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन द रिबिलियन। अवध की 75% मेल पॉपुलेशन बेसिकली रिबिलियन में थी। द एरिया वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल इन मार्च 1858। नाउ यूपीएससी कैन आस्क दिस एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, बट देर आर सम थिंग्स, मतलब जो भी एटलीस्ट एनसीईआरटी में मेंशन्ड हो वो पता होना चाहिए। भाई दिल्ली के अंदर रिबिलियन अगर हम बात करें तो मई 1857 में रहता है, और उसके बाद सप्रेस हो जाता है। दिल्ली इज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज इन सितंबर 1857। बट व्हेन इट कम्स टू अवध, अवध को जो फुली फ्लेजेड कंप्लीटली कंट्रोल किया जाता है, दैट हैपेंस इन द मार्च 1858। तो क्योंकि एक सिंगल इवेंट नहीं होता है जिससे रिवोल्ट का बिगनिंग और रिवोल्ट का एंड काउंट किया जाता है, डिफरेंट प्लेसेस वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स डिफरेंटली, अलग अलग समय लगा था। तो कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजी आपको थोड़ी थोड़ी सी याद होनी चाहिए। नाउ ब्रिटिशर्स यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन अ जाइगेंटिक स्केल, ठीक है। लार्ज पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, पेजेंट्स थे, उन्होंने रेजिस्टेंस किया। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली उनको ब्रेक करने की कोशिश की। बड़े बड़े लैंड होल्डर्स को लालच दिया गया कि तुम्हारी जो लैंड थी वो वापस मिल जाएगी। जो भी रिबल लैंड होल्डर्स थे या फिर रिबल जमींदार थे उनको डिस्पोजेस कर दिया गया। लॉयल वालों को बेसिकली रिवॉर्ड किया गया। बड़े सारे से लैंड लॉर्ड्स भी मारे गए, कुछ नेपाल भाग गए थे, फिर वहाँ से वापस कभी आ नहीं पाए। नाउ लुक एट इट एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू लर्न दैट दिस इज व्हाट यू नीड टू डू when you're reading the NCERT or any other book also. Now this is a picture, okay, एक फोटो दी हुई है। This is सिकंदराबाग, लखनऊ, and this is the photograph by the Felis Beto. अब ये यहाँ पे ना आप नोटिस कीजिएगा कि 4 सॉलिटरी फिगर हैं, 1 2 3 4, एक डेसोलेट प्लेस पे जो कि प्लेजर गार्डन था, नवाब वाजिद अली शाह, अवध का जो नवाब था 1856 के बाद अनेक्स करके, जिसको कलकत्ता एग्जाइल कर दिया गया था। ये उसका बाग है, बेसिकली लेजर प्लेस है उसका। नाउ ब्रिटिश फोर्सेस विच वर लेड बाय द कैम्बेल ने बेसिकली इस पे अटैक किया। 2000 से भी ज्यादा जो रिबेल सिपाही थे यहाँ पे मारे गए। द स्केल्टन्स, नाउ लुक एट द पिक्चर, strewn on the ground are meant to be a cold warning of the futility of the rebellion. This is a skeleton. Now, how does this small picture या NCERT की जो information है ये important कैसे बनती है? Let me tell you. Hold on for a sec. एक सेकंड करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे होती है important. Look at it. Now, यहाँ पे ना passing reference दे दिया गया है related to this guy Felis Beto. ठीक है? This is what? Felis Beto. Now, the interesting thing about this picture is that this is probably the first photograph of the world जिसके अंदर corpses हैं. So you are right now watching the first photograph ever
एवर है ये, मतलब एवर, फर्स्ट फोटोग्राफ एवर जिसके अंदर कॉर्पसेज है। तो ये पहली कोई ऐसी फोटोग्राफ है, वर्ल्ड की पहली फोटोग्राफ है आज तक की, कि जिसके अंदर कॉर्पसेस थे। सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली देखो, ये जो फेलिस बीटो है, अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी इसके बारे में डिटेल नहीं देती, ये वर्ल्ड का फर्स्ट वॉर फोटोग्राफर है मोस्ट प्रोबेबली, अगर इफ वी कैन से इट। अभी आजकल क्या होता है कि जब वॉर्स हो जाती है, सो देर आर सम स्पेशल पीपल हु क्या नाम है, जिनकी एक्सपर्टीज होती है वॉर फोटोग्राफी करने में, ठीक है, एंड सम ऑफ दोस पिक्चर्स एक्चुअली बिकम क्वाइट आइकॉनिक आल्सो। सो दिस गाय इज प्रोबेबली सॉर्ट ऑफ, देखिए ये डिबेटेबल बात होती है, फर्स्ट वॉर फोटोग्राफर है, एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू राइट नाउ वॉचिंग एट द फर्स्ट फोटोग्राफ एवर ऑफ द वर्ल्ड जिसके अंदर बेसिकली कॉप्सेज हैं, जिसके अंदर हड्डियों के कंकाल पड़े हुए हैं। इससे पहले 1858 के फोटो से पहले ऐसा कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट because if any UPSC examiner basically opens this page, they'll immediately know this. Oh my gosh, this is tricky, this is interesting. And this is where your curiosity should lie into, okay? When you're actually studying the books, when you see this, you have to, we basically run through the books. हम जब भी books से run through करते हैं, so we kind of miss that information. But every information in the book needs to be paused at. वो पेज के ऊपर पॉज करना जरूरी होता है। यू गॉट टू लुक एट द फेलिस बीटो। अब इसके ऊपर कोई आपको एलोबरेट नहीं करके देता, टीचर कभी भी नहीं कर सकता है, तो you got to hold it yourself, you got to be curious about it yourself, you got to be curious about this picture, then you get that information। वो जो 3-4 क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स को क्लियर कराने में हेल्प करते हैं। Nevertheless, now the come is the images of the revolt। अब ये एनसीईआरटी है और ये नए फॉर्मेट में बनाई गई है, तो रादर देन गिविंग द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे ना थोड़े से इमोशनल सेंटिमेंटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रिवोल्ट के बारे में, 1857 रिवोल्ट के बारे में हम जानते कैसे हैं? जनरली स्पीकिंग जो ब्रिटिशर्स की रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स जो भी हैं, जो भी ब्रिटिशर्स जो उस समय जितने भी थे, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो जो लिखे हुए हैं, उनके अलावा हमारे खुद के रिबल्स के और सिपाहियों के बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ प्रोक्लेमेशन और एक दो अर्जी सर्वाइव करती हैं। देन इसके साथ साथ आफ्टर 1857 दिस रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट स्टार्टेड अ प्रोपोगेंडा, मतलब कि एकदम मेजर प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया गया था। सो देर आर मेनी आर्टिस्ट जो कि बड़ी पिक्चर्स को, जो फोटो को, जैसे फोटोग्राफ हो गया या फिर बेसिकली कुछ पेंटिंग्स को डिजाइन कर दिया, वो पेंटिंग्स हैं जिससे बेसिकली हिस्टोरियन उस लेंस को देखता है, 1857 को देखता है उसी लेंस के द्वारा। नाउ यहाँ पे हमारी किताब के अंदर बड़े सारे से हैं, देखो, एक तो ऑफिशियल अकाउंट्स, ये बहुत है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर के, मिलिट्री मैन के, उनके सबके अपने अपने वर्जन्स, अपनी अपनी लेटर डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल हिस्ट्रीज उन्होंने लिखी हुई हैं। प्राइमरली 1857 रिवोल्ट के बारे में इनसे ही पता चलता है। नाउ दे हैव बीन कलेक्टेड इन अ सेट ऑफ वॉल्यूम्स जिसको म्यूटिनी रिकॉर्ड कहा जाता है। नाउ द स्टोरी ऑफ रिवोल्ट दैट वर पब्लिश इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उनसे बेसिकली बड़ी सारी सी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ दिस म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड द इंडियंस, द पेंटिंग्स, द ड्रॉइंग्स, द एचिंग्स, द पोस्टर, द कार्टून्स, द प्रिंट्स। ये उसके बारे में देखते हैं एंड लुक एट इट सबसे पहले, ओके, एंड दिस बिकम्स द आर्ट एंड कल्चर। ये क्वेश्चंस बनेंगे बहुत अच्छी तरह से, सी, और ये नाम ओल्ड एनसीईआरटी में ना, ये चीजें स्पेक्ट्रम में, सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। सम ऑफ देम कमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस्ड। रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, ठीक है। इस पेंटिंग को बेसिकली पेंट किया गया था थॉमस जोन्स के द्वारा, थॉमस जॉन्स बारकर ने 1859 में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गॉट टू लर्न इट। सेकेंड, जब रिबल फोर्सेस ने लखनऊ को भी सीज किया था, मतलब कि जो सिपाही हैं, भारतीय सिपाही, उन्होंने बेसिकली लखनऊ को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो हेनरी लॉरेंस जो लखनऊ का कमिश्नर है, उसने वहाँ की सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कलेक्ट किया और बेसिकली एक रेजिडेंसी, जो लखनऊ रेजिडेंसी है, उसके अंदर सारे के सारे उन लोगों को लेके चला गया। वो सैनिकों से घिरा हुआ था। लॉरेंस वो स्किल, लेकिन रेजिडेंसी जो थी उसको डिफेंड करते रहे अंडर द कर्नल इंग्लिश। नाउ ऑन 25 सितंबर, दो और जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स हैं, जेम्स आउटरैम एंड दी हेनरी हैवलॉक, दे अराइव्ड, और वो रिबल फोर्सेस के बीच में से जाते जाते वहां पे ब्रिटिश सिपाहियों के पास पहुंच गए। गैरिसन, ये आप वर्ड कभी भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये वर्ड आएगा, ब्रिटिश गैरिसन, ब्रिटिश गैरिसन। तो गैरिसन का एक तो मतलब क्या होता है सबसे पहले, भाई सही शब्दों में कही, इसको कहते हैं छावनी, छावनी, या फिर आप कह सकते हो आर्मी बेस, ठीक है, मिलिट्री बेस। तो ये बड़ा वर्ड अगर आपको कंफ्यूज करता हो, आर्मी बेस, मिलिट्री बेस, सिपाहियों की जो छावनी होती है उसको कहते हैं। अब गैरिसन उस जगह को भी कहते हैं, आर्मी बेस वो भी गैरिसन होता है, और जो वो सैनिकों की टुकड़ी होती है उसको भी आर्मी, उसको भी गैरिसन कहा जा सकता है। दैट्स व्हाई समटाइम्स द कंफ्यूजन अराइजेस। 20 days later, Colin Campbell, who was appointed as the new commander of the British forces in India, came with his forces and rescued the besieged British garrison। अब ब्रिटिश अकाउंट्स में ये जो लखनऊ की जो सीज थी, ये उनके लिए बन गई एक स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, हेरोइक रेजिस्टेंस एंड द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो जैसे आपने अक्षय कुमार वाली पिक्चर देखी है केसरी,
नो केसरी बिकेम अ स्टोरी जो कि हमारे इंडियंस के हीरोइज्म की है, इंडियंस के रेजिस्टेंस की है। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लड़ती है बहुत सारे लोगों से। सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए बनी। तो ये जो कहानी है ये पेंट की गई है 1859 में थॉमस जोन्स बारकर ने, और इसको कहते हैं ये रिलीफ ऑफ लखनऊ। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स बेसिकली लखनऊ जो था वो सिपाहियों के कब्जे में था, विद्रोह के कब्जे में था। तो उसके बाद यहाँ पर जो ये लोग आए हैं, स्पेसिफिकली क्या नाम है इनका, कॉलिन कैम्बेल, इन लोगों ने बेसिकली आके उसको बचाया। नाउ कॉलिन कैम्बेल, आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट या नहीं लग रहा होगा, लेकिन कॉलिन कैम्बेल कौन है भाई? कोलिन कैम्बेल है मिलिट्री हेड, उस समय का मिलिट्री हेड, न्यू कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। मतलब कि आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ये उस समय का। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स कैन बेसिकली बी आस्क्ड, एंड होपफुली जितने याद हो सकते हो उतनी अच्छी बात है, जितने एज वेल। वैसे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं तो इट विल नॉट बी प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट टू रिमेंबर कि रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम की पेंटिंग थॉमस जोन्स बारकर के द्वारा पेंटेड है। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर इट। हेनरी लॉरेंस नाम का है। अब अच्छा, ये जो पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी ये है कि भाई हेनरी लॉरेंस नाम का जो आदमी था, लखनऊ का कमिश्नर हुआ करता था। जब सिपाहियों ने बेसिकली लखनऊ के ऊपर अटैक किया तो वो जितनी भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, जो भी ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, उनको लेके बेसिकली लखनऊ रेजिडेंसी में छुप गया। नाउ लॉरेंस तो इसके अंदर क्या नाम है, मारा गया था इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, लेकिन वो जो लखनऊ रेजिडेंसी है उसको डिफेंड करने का काम आया कर्नल इंग्लिश के हाथ में। नाउ कर्नल इंग्लिश के पास आने के बाद ब्रिटिशर्स के दो और मिलिट्री लीडर्स जो हैं, जैसे कि जेम्स आउटरैम और हेनरी हैवलॉक, ये भी बेसिकली आर्मी लेकर वहां पर पड़ गए, और वो ब्रिटिशर्स को, वो बेसिकली जितने भी वो उस पूरे के पूरे एरिया को डिफेंड करते रहे। फाइनली 20 दिन के बाद कॉलिन कैम्बेल, जो कि उस समय का सबसे कमांडर इन चीफ था, वो अपने फोर्सेस के साथ आता है और वो इनको रेस्क्यू करता है। दिस स्टोरी बेसिकली बिकेम अ मैसिव हेरोइक प्रोपोगेंडा फॉर द ब्रिटिशर्स। ये उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल स्टोरी बन गई कि भाई उन्होंने किस प्रकार से लखनऊ में लड़ा, किस प्रकार से उन्होंने सहा। नाउ ये जो बारकर की पेंटिंग है, दिस इज सेलिब्रेटिंग द मोमेंट ऑफ द कैम्बेल एंट्री। ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये लड़का है कॉलिन कैम्बेल, बेसिकली ये उस चीज को अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? एट द सेंटर ऑफ द कैनवस आर द ब्रिटिश हीरोज कैम्बेल, आउटरैम एंड द हैवलॉक। द जेस्चर ऑफ द हैंड दिखाता है कि भाई हमने बहुत ही जलवा फैला दिया है। पीछे डेड और इंजर्ड पड़े हैं ग्राउंड में, ठीक है। वाइल द ट्रायम्फेंट फिगर ऑफ द हॉर्सेस एम्फसाइज द फैक्ट कि ब्रिटिश पावर और कंट्रोल जो है उसको रीस्टैब्लिश कर दिया गया है। सिमिलरली और देखिए, नाउ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के ऊपर पास भी पावर होती है जो कि पब्लिक इमेजिनेशन को कंट्रोल करती है। नाउ जनरली स्पीकिंग एट दैट टाइम, एंड नोबडी इज डिनाइंग इट, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, जब रिबिलियन, क्या नाम है, रिवोल्ट जब किया जाता है या म्यूटिनी जब होती है, तो समहाउ और दी अदर एनीबडी, एनी सिंबल इज अटैक्ड। तो साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स को अटैक किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रिटिश फीमेल आल्सो। सो देयर वर सम स्टोरीज जो कि ब्रिटिश फीमेल्स के साथ जिसमें गलत हुआ था, तो उन स्टोरीज को ब्रिटिश के ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो होते थे वो इस प्रकार से क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करते थे, या उस प्रकार को प्रेजेंट किया जाता था जो कि ब्रिटिश पॉपुलेशन के लिए मतलब स्टोरी बन जाती थी कि कितना उनके साथ गलत हो रहा है। देवर पब्लिक डिमांड्स इन द ब्रिटेन फॉर द रिवेंज एंड द रेट्रीब्यूशन, क्योंकि आर्मी अगर कोई एक्शन लेती है तो उनको कुछ नहीं तो सिविलियन पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डालने के लिए कि भाई जो ब्रिटेन की लड़कियां हैं उनके ऑनर और उनकी सेफ्टी जो है उसको बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ कुछ करना चाहिए ताकि वो री भेज सके। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पेंटिंग, याद रखिए, इन मेमोरियम, जो कि जोसेफ नॉल पेटन के द्वारा 2 साल के बाद 1860 में की गई थी। अब ये वाली कहानी देखो, देखो ये सिंपल सी ऐसे वाली। सो दिस इज इट, लुक एट इट एंड हाउ दे हैव डन इट। इन मेमोरियम बाय द जोसेफ नॉल पेटन। ये अगर आप देखेंगे, सो इंग्लिश विमेन है बहुत ही डरी हुई, बिल्कुल यहाँ पर बैठी हुई हैं, बच्चे हैं बेचारे डरे हुए बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे कहीं पे डिस्टेंस में बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी है वो आ रही है इनको बचाने के लिए। इफ़ यू सी, इंग्लिश वुमेन एंड द चिल्ड्रन, दे आर हडल्ड इन अ सर्कल हेल्पलेसली एंड फॉर द इनएविटेबल डिसऑनर, वायलेंस एंड द डेथ। ठीक है, अब ये दिखाते नहीं है, मतलब दिस इज द पेंटिंग, ऑब्वियसली दे डोंट शो द रिबेल्स, दे डोंट शो द अटैक, बट ये है कि वो इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ रखा है कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन टू देम। और बैकग्राउंड में ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेज हैं जो कि इनको बेसिकली बचाने के लिए पहुंचने वाली हैं। दिस इज हाउ दे एक्चुअली डू इट। इन अनदर सेट ऑफ स्केचेस एंड द पेंटिंग्स दे अपीयर हेरोइक। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये फोटो को देखिएगा, ये फोटो ना बहुत ही पॉपुलर फोटो है, आइकॉनिक फोटो, आइकॉनिक पेंटिंग इसको मान सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अंदर दिस इज मिसेस व्हीलर, शी इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ डिफेंडिंग अगेंस्ट द सिपाहीज इन द कानपुर। अब ये इवेंट हिस्टोरिकली हुआ है या नहीं हुआ है, वी आर एब्सोल्युटली नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिंबल
of the resistance against the Sipahis. ठीक है. Miss Wheeler stands firmly defending her honor, single-handedly killing the attacking rebellions. तो ऐसे में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी रिबल्स थे they were demonized. ठीक है. Women's struggle to save her honor and her life, इससे बेसिकली थोड़ा सा ब्रिटिश जो पॉपुलेशन थी उनके अंदर थोड़ा सा इमोशनल रेज अप भी किया जा सकता था. द वेंजेंस एंड द रेट्रीब्यूशन, और इसके बाद ऑब्वियसली बाद में वेंजेंस करनी पड़ेगी. ये देखिए जस्टिस, सिंपल सी बात है. The waves of the anger and the shock spread in the Britain. The thing is this, it was as if the justice demanded that the challenge to British honor and the power to be met ruthlessly. तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया कि भाई वो उनको अपनी इनविंसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी. दे विल हैव टू शो देयर पावर, और एट द सेम टाइम द एलेगोरिकल फीमेल फिगर ऑफ द जस्टिस विद अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड अ शील्ड इन द अदर. ये देखिए, ये जस्टिस की देवी जो बना दी है, ये सारे के सारे भारतीय सिपाहियों के ऊपर चढ़कर ख़त्म कर देगी सबको. हर पॉस्चर इज अग्रेसिव, फेस के अंदर रेज है, डिज़ायर है रिवेंज का. शी इज ट्रैम्पलिंग सिपाहीज. द थिंग इज दैट कि इस प्रकार की स्टोरी, ये देखिए द कैप्शन एट द बॉटम, द ब्रिटिश लायंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, पंच नाम की एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था 1857 के अंदर. द अर्ज फॉर द वेंजेंस एंड द रेट्रीब्यूशन, इमेजेस ऑफ दिस एग्जीक्यूशन वर वाइडली सर्कुलेटेड. ये स्पेसिफिकली देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द म्यूटिनियर्स इन द पेशावर. पेशावर में ये फोटो बनी हुई है, इसको मतलब किसी ने पेंट किया हुआ, स्पेसिफिकली इलस्ट्रेटेड इन द लंदन न्यूज़, अखबार में लंदन न्यूज़ में बनाया गया था. यहाँ पे सारे के सारे लोग जो भी म्यूटिनियर्स पकड़े गए थे उनको बेसिकली एग्जीक्यूट किया जा रहा है एज अ पब्लिक स्पेक्टिकल. एग्जीक्यूशन ऑफ द म्यूटिनियस सिपाहीज इन द पेशावर. यहाँ पे इस सीन के अंदर 12 रिबल्स हैं. देखो यहाँ से लाइन से इनको सबको हैंग कर दिया गया है विद कैनन्स ऑल अराउंड देम. तो ये कोई रूटीन पनिशमेंट नहीं चल रही है, इट इज़ बेसिकली द परफॉर्मेंस फॉर द इंडियंस कि जो जो रिबेल करेगा उसके साथ ये किया जाएगा. रादर उस समय जिस भी किसी अंग्रेजी ऑफिशियल ने अगर बेसिकली लीनियंसी या क्लीमेंसी की बात की तो उसका भी मजाक उड़ाया गया. यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे देखो, क्लीमेंसी ऑफ द कैनिंग. ये कैनिंग है उस समय का वाइस रॉय. ठीक है. द जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने उसने कहा कि हमें एक जेस्चर ऑफ लीनियंसी दिखानी चाहिए एंड वी शुड शो मर्सी सो दैट वी कैन हेल्प इन विनिंग बैक द लॉयल्टी ऑफ द सिपाहीज. ही वॉज बेसिकली मॉक्ड इन दी प्रेस. देखो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग बैठा हुआ है, ये एक सिपाही है, इसके हाथ में एक तलवार है, एक छुरा है, उस पर खून भी लगा हुआ है. तो उसका न्यूज़पेपर में मजाक उड़ाने लग रहे हैं कि तुमसे मतलब क्या नाम है, कैनिंग इज शोन एज ए फादर फिगर एंड ऑल दैट. उसके साथ साथ नाउ एट दैट टाइम जो नैरेटिव था वो इंडियंस के हाथ में नहीं था. तो ब्रिटिशर्स वर एबल टू रन देयर ओन प्रोपेगेंडा एंड द नैरेटिव वाज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश. लेटर ऑन जो 1857 की रिवोल्ट्स थी, इंडियंस बेसिकली स्टार्टेड यूजिंग दैट इमेजरी टू द ट्रू कलर्स ऑफ दैट. तो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, इन द 20th सेंचुरी, उन्होंने बेसिकली 1857 के इवेंट्स से बेसिकली इंस्पिरेशन ड्रॉ की, और वो नेशनलिस्ट इमेजिनेशन जो थी वो इन सारे के सारे जो हीरोइक एक्ट्स थे उनको बेसिकली रीपर्पस करने लग गई, उनको री इमेजिन करने लग गई. इट वाज नेम्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हर प्रकार का हर सेक्शन ऑफ द पीपल वाज बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. आर्ट और लिटरेचर जो थी उससे इसकी 1857 की सारी जो मेमोरी थी वो याद मतलब परमानेंटली रखी गई, वरना हम तो इसको भूल जाते हैं, हमारे पास तो कुछ था भी नहीं इसके लिए. स्पेसिफिकली हीरोइक पोएम्स वर रिटन, रानी ऑफ झांसी वाज represented as the figure chasing the enemy. Children in the many part of India grew up reading this. सुभद्रा कुमारी चौहान की जो क्या नाम है पोएम है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पोएम है प्रॉब्लली हमारे इंडिया की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मीबाई इज यूजुअली पोर्ट्रेड इन ए बैटल आर्मर विद अ स्वॉर्ड इन हैंड एंड राइडिंग अ हॉर्स, a symbol of determination to resist injustice and the alien rules. ये छोटा सा चैप्टर था यार इस प्रकार से. हावेवर अगर आप बात करेंगे इसकी समरी को, बेसिकली यहाँ से समरी को देखिएगा. ठीक है, इसकी समरी जो है, अगर आपको समरी यहाँ से पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा. सिंपल सी बात है यार, ये जो ब्रिटिश पर्सनैलिटीज़ है उनके खुद तो नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं. एक तो डल हाउसी है, ये डल हाउसी 1856 तक क्या नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और उसके बाद ये लॉर्ड कैनिंग बन गया था. तो द रिवोल्ट हैपेंड ड्यूरिंग दी लॉर्ड कैनिंग टाइम. ठीक है, चैप्टर में विलियम बेंटिक भी मेंशन है, वो मैंने लिख दिया है. उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स और कमांडर्स. नाउ आपको थोड़ा सा देखो याद करना पड़ेगा, इन चीज़ों की रट्टे लगाने पड़ते हैं, चीज़ें बताएंगे. ह्यूज व्हीलर जो था कमांडर था कानपुर गैरिसन का. तभी यहाँ पर वो मिसेज व्हीलर की जो पेंटिंग है वो फेमस है, क्योंकि वो जब कानपुर के जो रिबेल सिपाहीज हैं जब वो अटैक करेंगे तो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करेंगे, तो एनीबडी विल कम इन द वे. हेनरी लॉरेंस लखनऊ का कमिश्नर है, जो कि बेसिकली जिसकी डेथ हो जाती है. हैवलैक और आउटरैम जो है उन्होंने लखनऊ को
द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाली पेंटिंग से आप याद कर सकते हैं। कॉलिन कैम्बल कमांडर इन चीफ था विच लेड टू द फाइनल ब्रिटिश ऑफेंसिव टू सप्रेस द रिवोल्ट इन लखनऊ। कैप्टन हेयर से ये इंडियन सबॉर्डिनेट्स ने ही इसको प्रोटेक्ट किया था। इन्होंने बेसिकली सिपाहियों की लॉयल्टी के ऊपर, कि हर एक सिपाही ने बेसिकली रिवोल्ट नहीं किया था, देयर वर सम जो कि सपोर्ट भी कर रहे थे। कैप्टन राइट कमांडेंट एट द डम डम, जहाँ पे सबसे पहले जो वो र्यूमर था, क्या नाम है, कार्ट्रिज वाला जो र्यूमर था, वो सबसे पहले उसका एक एनिकडोट जो है वो कैप्टन राइट के द्वारा दिया जाता है, एंड सो ऑनवर्ड्स। फिर यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोग, चार्ल्स बॉल, इसने रिवोल्ट को डॉक्यूमेंट किया था। फेलिस बीटो, ये वो वॉर फोटोग्राफर है जिसने वो फोटो दी थी सिकंदराबाद की, बड़ी फेमस फोटो। थॉमस जोन्स बार्कर, रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंट किया है। जोसेफ पेटॉन, इन मेमोरियम। फ्रांसिस ग्रांट, पेंटेड पोर्ट्रेट ऑफ द हेनरी हार्डिंज। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी। द मिस व्हीलर, मैंने मिसेज बोला है क्या? मुझे मिसेज याद था। सो शी इज द डॉटर ऑफ द ह्यूग व्हीलर, फीचर्ड इन द ब्रिटिश प्रोपोगंडा आर्ट एज द हीरोइक फिगर ड्यूरिंग द कानपुर मैसेकर। ये मिस है, ध्यान रखिएगा, मिसेज नहीं है। आई रिमेंबर्ड इट एज अ मिसेज नेवरदलेस। सो दिस इज माय डियर फ्रेंड, दैट्स द हिस्ट्री। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारी न्यू एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, इस न्यू एनसीईआरटी के अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। देयर आर ओनली सॉरी 4 चैप्टर्स हैं, 2 हो चुके हैं। दूसरे वाले तो मतलब बाकी 2 तो बिल्कुल अल्ट्रा आसान है। एक गांधी जी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है, इट्स क्वाइट इजी। और दूसरे वाला, लास्ट वाला तो एक्चुअली बहुत ही आसान है, उसको छोड़ सकते हैं वैसे ऑनेस्टली, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, वो छोड़ेंगे नहीं, जस्ट फॉर द सेंस ऑफ द कंप्लीशन हम उसको कर लेते हैं। देन वी डू द एक्चुअल वन। आफ्टर दिस वी विल एक्चुअली जंप टू द मॉडर्न हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि एक्चुअली में हिस्ट्री है। ठीक है, अभी हम इसको जून जुलाई में कर लेंगे ना, तो इसको रिवाइज करने में ये प्रीलिम्स तक 2 या 3 बार रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि अप्रैल में पढ़ के मई में उसमें से पेपर निकाला जा सकता है। उसको स्टडी अभी करना पड़ेगा, सो दैट दैट इन्फॉर्मेशन सिंक्स इनटू आवर माइंड, एंड देन हम उसको 2-3 बार रिवाइज करें तो वो एग्जामिनेशन वाले दिन बेसिकली हमको रेलिवेंटली याद आ जाए। ओके, सो विल डू द लेक्चर नंबर 3, राइट? ऑलराइट, लेक्चर नंबर 3, द गांधी एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Great. I'll see you in the next lecture. Subscribe the channel. Thank you. I don't know. There's a subscribe button here or there. I don't know, this side or there's this side. I really don't know the geography of this YouTube right now. I think it's here. Huh? It's here. I've is below me the subscribe. I've got zero idea about it. I'll see you in the next lecture.